नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सतव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। बाजार में लगातार 2 दिन की तेजी हो चुकी है और निफ्टी 26,000 के ऊपर निकल गया है। निफ्टी बैंक की बात करें 59,000 के ऊपर निफ्टी बैंक है और इन दोनों इंडेक्स से बड़ी तेजी जो दिखी है वो दिखी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां पर काफी ज्यादा पेन था। तो क्या बाजार फिर से नई ऊंचाई के लिए तैयार है और क्या ये रिकॉर्ड हाइज निफ्टी में हम फिर से इसी हफ्ते आते हुए देखेंगे, ये है बड़ा प्रश्न। हालांकि एक बड़ी चिंता ये भी है कि एफआईज की 3 दिनों की छोटी छोटी बाइंग के बाद एक फिर से सेल का फिगर आया है। थोड़ी सी निराशा जरूर होगी और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में टकराव की स्थिति है। क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा सा उबाल आया है और भाव है $62 के पार। लेकिन आज आपकी कमाई कहां पर होगी, कौन से शेयर चलेंगे, ट्रेड कौन से लेने चाहिए आज के सत्र में, ये तमाम चीजें होंगी। अगला 2.5 घंटा बहुत ही एक्शन पैक्ड रहने वाला है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो अमेरिका और एशिया दोनों बाजारों से हम देख रहे हैं कि जो संकेत हैं वो आपको पॉजिटिव साइड पर दिखाई देंगे। अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे सत्र में तेजी हुई है। डाउ 227 अंक चढ़ा है। नैस्डैक में भी कल के सत्र में हमने तेजी ठीक ठाक देखी है, आधे % के आसपास के गेंस रहे। और इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 26,250 के पार आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज फिर से गेंस हैं 2 सत्र में। निफ्टी बैंक दोनों में जो तेजी है वो 1% से ज्यादा की हो चुकी है। मिड कैप में स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी हुई है। लेकिन एफआईज की लगातार 3 सत्र की बिकवाली हो गई है और हम 3 सत्र की तेजी के बाद एक बिकवाली का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से और क्रूड में उबाल है। तो ये तमाम चीजें हैं और आईपीओ मार्केट का भी एक्शन ठीक ठाक है। कई सारे ऐसी कॉर्पोरेट न्यूज भी होगी जिस पर आगे चल के हम फोकस करने वाले हैं विश्व मोहन आज के सत्र में। तो ये कुछ ट्रिगर थे जो अभिषेक ने आपके सामने रख दिए हैं और ये ट्रिगर आज के लिए बाजार के लिए काफ़ी अहम है, इस पर नज़र रखिएगा। लेकिन अभिषेक, मैं आपसे ग्लोबल क्यूज़ के बारे में बात करूं उससे पहले सोने चांदी की चाल और क्रूड की चाल, इस पर काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार ये ऐतिहासिक स्तर बनाते जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है? आपकी भी रीडिंग अब काफ़ी बढ़ती जा रही है गोल्ड और सिल्वर में। आप क्या देख रहे हैं इस मार्केट में? और साथ ही क्रूड में भी बताइएगा, क्योंकि क्रूड के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और क्रूड को लेकर एक और कहानी कही जा रही है। अमेरिका और वेनेजुएला तनाव तो ठीक ही है। अमेरिका इसलिए भी चाहता है कि क्रूड के दाम बढ़े, क्योंकि सऊदी का इन्वेस्टमेंट यूएस में तभी आएगा जब उनके पास सरप्लस पैसे हो, और क्रूड के दाम बढ़ेंगे तभी उनके पास सरप्लस पैसे आएंगे। तो वो भी एक रणनीति है यूएस की कि क्रूड के दाम कुछ ऊपर जाए, सऊदी के पास अतिरिक्त फंड हो और वो यूएस में आकर इन्वेस्ट करे। अभिषेक। विश्व देखिए, अगर हम क्रूड की बात करें, बिल्कुल ये एक फैक्टर तो ही है। बाकी वेनेजुएला की और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और ये सारा का सारा मामला विश्वमोहन बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहिए कि वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े भंडार वेनेजुएला के पास हैं। फिलहाल तो जो आउटपुट है वो टोटल ग्लोबल आउटपुट का करीब 1% के आसपास का है। लेकिन अमेरिका की बहुत पहले से नज़र है। ह्यूगो शावेज जब वहां पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपको याद होगा, तब से ये तलखी है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद ह्यूगो शावेज के जाने के बाद 2013 में ये निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका का आरोप लगता रहा है, आरोप कई सारे उनके हैं कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, विपक्ष को दबाया जाता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये तमाम चीजें। लेकिन ये उसी आड़ में है कि अमेरिका की जो नजर है कि किस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल किया जाए और वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बहाने ऑयल प्राइसेस को भी अपने नियंत्रण में लिया जाए। आप देखिए, वेनेजुएला की चाइना के साथ, रशिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है और ये भी कहीं ना कहीं खटकती है डोनाल्ड ट्रंप को या फिर उनके जो पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका में। तो ये चीज़ें हैं। और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें वेनेजुएला की, तो उसमें से चाइना सबसे बड़ा है। ये सारा कुछ जो ब्लॉकेड चल रहा है, जो नाकेबंदी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ये उसी आड़ में है। और अभी खबर आ रही है कि वो एक और ऑयल टैंकर का पीछा कर रहे हैं अपने वेनेजुएला के तट पर और इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका के मुताबिक ये जो जहाज है वेनेजुएला की डार्क फ्लीट का हिस्सा है।
टैंकर को अगर जब्त किया जाता है तो 2 हफ्ते में तीसरी जब्ती होगी ये वेनेजुएला की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं और क्रूड में हम इसी के चलते उछाल भी देख रहे हैं। ये जो संकट बढ़ा है, हालांकि $62 के ही आसपास के भाव हैं और ये जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो कुछ तनाव आ रहा है विश्व में, निश्चित तौर पर आप बेहतर तरीके से आप उसको समझा पाएंगे। लेकिन गोल्ड को भी कहीं ना कहीं ये फ्यूल कर रहा है, थोड़ी सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है। अब सोना आप देखिए, भाव जो हैं वो निकल गए हैं रिकॉर्ड हाइस पर। 4522 का रिकॉर्ड बनाया है सोने ने। इस साल तो गजब की ही तेजी रही है। बाकी हम देख रहे हैं कि यूएस में जो रेट कट हुआ था उसका भी बेनिफिट मिला था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड आ रही है। और बाकी सेंट्रल बैंकर्स की जो खरीदारी है डॉलर की, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से जो गोल्ड की खरीदारी है उसके चलते भी सपोर्ट मिला है। 69% इस साल सोने की कीमतों में तेजी हो चुकी है। और अगर हम चांदी की बात करें तो 136% का उछाल चांदी के प्राइसेस में आया है। चांदी की तो अद्भुत रैली रही है, लगभग डबल की तेजी है। भारतीय बाजार में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 1,36,646 ये है फरवरी फ्यूचर्स का ये हाई है गोल्ड का। चांदी 2,14,583 मार्च फ्यूचर में उसने नया ये हाई बना दिया है। तो लगातार तेजी हो रही है और अब ये तेज़ी ऐसा लग नहीं रहा। मेरी तो कुछ ऐसे जूलर्स, लोकल जूलर्स, मैं चैनल चेक करने की कोशिश भी कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि चांदी की जो रैली है ना वो यहीं पर थमने वाली नहीं है। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड कमोडिटीज़ में एक्शन भरपूर दिख रहा है। अब ये कच्चे तेल में उबाल अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इक्विटीज़ के लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति होती है, लेकिन अभी तक ये रेंज में है, इसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए नहीं। कल डिमांड बैक्ड ये तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईटीएफ में, सोने चांदी के ईटीएफ में रिकॉर्ड बाइंग हो रही है और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी जमकर खरीदारी सोने चांदी की कर रहे हैं। और कच्चे तेल को लेकर अभिषेक, एक चीज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि सऊदी की सॉल्वेंसी तभी होगी जब क्रूड वहां पर काफी ऊंचे लेवल पे होगा। और इससे विन विन सिचुएशन यूएस के लिए इसलिए है, अगर क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो भले ही वहां के उपभोक्ता पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो क्रूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस। तो यूएस के रेवेन्यू को फायदा होगा, फिजिकल साइड को फायदा होगा। और दूसरा, सऊदी की अगर कमाई बढ़ती है कच्चे के तेल के दाम बढ़ने से, तो $1 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है यूएस में, उस प्लान पर भी वो काम कर पाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है, भले ही ग्राहकों को वहां कुछ महंगाई झेलनी पड़े। चलिए, ये तो बात हो गई कमोडिटी साइड में, लेकिन पूरा ओवरऑल ग्लोबल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? आज की रीडिंग ग्लोबल क्यूज के तर्ज पर क्या है अभिषेक? ग्लोबल सेटअप अच्छा है विश्व मोहन, छोटी छोटी बाइंग आ रही है और हम देखें कि एआई स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी रौनक लौट आई है। और कल से तो हम देखेंगे कि अब अमेरिका में सेंटा रैली की बातचीत होगी। सेंटा रैली मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता दूं कि जो भी मौजूदा साल होता है उसके लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज और अगले साल के 2 ट्रेडिंग डेज, ये 7 दिन इसको हम देखते हैं कि इसमें बाजार का प्रदर्शन किस तरह का रहता है, मतलब क्रिसमस के और न्यू ईयर के अराउंड। तो ये कल से अमेरिका में शुरू होगी, 24 से लेकर 31 तक ये 5 ट्रेडिंग डेज हैं। उसके बाद अगले साल में 2 ट्रेडिंग सत्र, लेकिन उसके पहले भी मजबूती आ रही है और लगातार तीसरे सत्र में बाजार चले हैं। डाउ में कल 227 अंकों की तेजी रही। नेस्डेक की बात करें 121 अंक चढ़ के नेस्डेक बंद हुआ है। और एनवीडिया में स्ट्रेट थर्ड डे में हमने तेजी देखी, कल 1.5% की मजबूती पर यह बंद हुआ। और इसके अलावा कुछ और आईटी स्टॉक्स में देखें कि माइक्रोन टेक में 4% का उछाल आया और Oracle के शेयर में फिर से 3% का उछाल आया, जब से ये टिकटॉक वाली खबर आई है कि वो उनका जो यूएस ऑपरेशन से अपने एक जेवी पार्टनर के साथ वो खरीद रहे हैं, तब से मजबूती बनी हुई है। कल अमेरिका में शॉर्ट एंड ट्रेडिंग सेशन होगा, 1 बजे बाजार बंद हो जाएंगे और परसों क्रिसमस पर बाजार बंद रहेंगे, जो कि भारतीय बाजार भी परसों के सत्र में छुट्टी रहेगी। तो भारत में भी एक ये ट्रंकेटेड वीक है। ये एशिया की बात करें तो जापान के बाजार निक्केई में 2 दिन की मजबूती के बाद आज हमने शुरुआत में देखा कि थोड़ा सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं। इस वक्त जो निक्केई है आप देखेंगे कितने 100 अंकों की तेजी है, 0.25% से भी कम की तेजी है। लेकिन हांगकांग में करीब 100 अंकों की मजबूती है। चाइना के बाजार में भी 0.25% के आसपास की बढ़त है। तो अक्रॉस द बोर्ड एशिया में आपको मजबूती आज के सत्र में दिखाई देगी। बाकी हमने क्रूड की, गोल्ड की बात कर ली, वहां पर भी हमने तेजी देखी है, नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नरम हुआ है, 98.16। लगातार 4 सत्र की तेजी के बाद 2 सत्र की नरमी डॉलर इंडेक्स में आ गई है। भारतीय बाजार के लिए या फिर पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन होती है डॉलर इंडेक्स में नरमी। और बॉन्ड यील्ड में ज्यादा चेंजेस नहीं, 4.15% की बॉन्ड यील्ड है। तो ओवरऑल जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए,
इक्विटी से संकेत तो बहुत अच्छे हैं। आप अमेरिका देखिए, एशिया देखिए या फिर यूएस फ्यूचर देखिए, चारों तरफ आपको तेजी का माहौल दिखाई देगा। और गिफ्ट निफ्टी ने भी अपनी सी तेजी थोड़ी सी बढ़ाई है। देखिए 2 सत्र में तेजी ठीक ठाक हो गई है भारतीय बाजार में, लेकिन आज फिर से मजबूती दिखाई दे रही है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 2 सत्र में निफ्टी करीब 1.25%, निफ्टी बैंक करीब 0.6% चढ़ा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में 2 से 2.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी हुई है। तो ओवरऑल जो संकेत है विश्वमन वो तेजी कहीं, और ऐसी उम्मीद है कि मोमेंटम ये कंटिन्यू होगा। एक बस चिंता यही है कि एफआईज की जो 3 दिन की जो खरीदारी चल रही थी वो सस्टेन कर नहीं पाई। कल सेल का फिगर आया है, हालांकि वो सेल का फिगर भी काफी छोटा है। तो एफआईआईज के फ्रंट पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि छोटा फिगर, और इससे पहले लगातार 3 दिन उन्होंने खरीदारी की। लेकिन बाजार में कल काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा। अगर ब्रॉडर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े स्केल पर तेजी थी, और 2123 शेयर्स ऐसे थे कल जो हरे निशान में बंद हुए, जबकि 822 ही गिरकर बंद हुए। अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास चलते हैं और समझते हैं कि बाजार के हिसाब से और एफएनओ सेटअप के हिसाब से किस तरह का मार्केट उनको दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर, शुरुआत करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ, क्योंकि हमने ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी चर्चा कर ली है। तो क्या एफएनओ के संकेत देखते हुए क्या लग रहा है, क्योंकि निफ्टी तो कल डे हाई के बिल्कुल करीब जाकर बंद हुआ था, तो क्या ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, और किन लेवल्स पर, कौन से वो अहम लेवल होंगे जिन्हें नजर रखनी चाहिए एफएनओ ट्रेडर्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं इसके बारे में कि एफआई में वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है हमको। और जो हम बीच में हमने देखी थी एक दिन ग्रॉस बाय में और ग्रॉस सेल में 20,000 करोड़ के ऊपर वो इवेंट लेड था। आईपीओस में कुछ अच्छे आईपीओस आए थे जिसकी वजह से काफ़ी बाइंग देखने को मिली कुछ स्टॉक्स में, तो वो एक कारण था जिसकी वजह से। और आज फिर से हमने देखा कि सोमवार को एफआईएस नेट सेल रहे 400 करोड़ के रहे, और डीआईएस जो है नेट 22 थे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज पोजीशन में है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो थोड़े बहुत आईपीओ में आ रहे हैं, और आईपीओस में भी मेजर आईपीओ सब खत्म हो गए हैं, तो अभी छोटे छोटे आईपीओस हैं जो बचे हैं। एक लिस्टिंग आज हो रही है केएसएच जिसमें काफ़ी नियरली 0.87% सब्सक्राइब हुआ था वो आईपीओ, और तो डिस्काउंट में वो खुलने की उम्मीद है इसको। और दूसरी जो है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, उसमें काफ़ी रिटेल और एचएनआई का इंटरेस्ट दिख रहा है, और गुजरात बेस्ड कंपनी है तो वहाँ से काफ़ी रिटेल, वहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई काफ़ी इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं इसके अंदर। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। आज तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी है, और बढ़िया तेज़ी हो रही है बाजार में पिछले 2-3 सत्र से, अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप को उसमें इंक्लूड कर लें तो। सर, तो जो एफएनओ के क्यूज़ हैं उनको देखते हुए आज क्या स्ट्रेटजी बनाएं? क्या बाजार नए हाइज की तरफ बढ़ जाएगा आज? हमने कल कहा था कि हमको लग रहा है कि अपना ये जो निफ्टी का बैंड है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि हमने देखा कि पुट्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी हमको। अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो 1.31 के आसपास है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, और अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में पुट राइटिंग हुई है 26,000 और 26,100 पे, और कॉल राइटिंग जो है 26,000 और 26,100 पे। तो एक तरह से नैरो बैंड दिख रहा है हमको आज के डेट में। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये कि यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, क्या मोमेंटम इसको और ऊपर ले जाएगा, वो थोड़ा सा वो लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो आपका सपोर्ट आता है 26,100 पे, और रेजिस्टेंस आता है 26,200 300 में। तो रेंज जो है 200 पॉइंट्स का रेंज है जिसके बीच में निफ्टी रहेगा। और निफ्टी बैंक में हम जहाँ तक देखें तो 59,000 और 59,500 के बीच में हमने काफ़ी इसका रेंज देख रहे हैं इसको। और वहाँ पर जो हमने देखा है कॉल अनवाइंडिंग जो हुई है वो लोअर लेवल्स में हुई हैं, जैसे कि 58,900 और 59,000 में। तो वहाँ पर भी एक बेस आते हुए लग रहा है हमको। ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़े हैं, 11% के ऊपर गए हैं। वो कारण यही है कि शॉर्ट्स कम हुए हैं, शॉर्ट्स कवरिंग हुए हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट भी ऊपर भागा है। बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है।
एक बड़ा मोमेंटम ही अब इसको ईयर एंड तक अपने पुराने हाई को क्रॉस करवाएगा और वहाँ पर हमको इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है क्योंकि ईयर एंड के वक्त इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रिटेल एक्टिविटी रहेगी बट इंस्टीट्यूशंस का जो एक्टिविटी है अब थोड़ा सा कम होता जाएगा क्योंकि क्रिसमस भी है और न्यू ईयर भी है तो उसके लिए। ओके, हिस्टोरिकली भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कम होते हैं ईयर एंड के आसपास आते हुए। लेकिन सर, घरेलू बाजार के लिए एक अहम खबर ये है कि एसीसी और ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा में मर्जर होने जा रहा है और जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, उनकी तैयारी यही है कि वन सीमेंट प्लेटफॉर्म की जाए और अल्ट्रा सीमेंट का जो वर्चस्व है उसको सीधे टक्कर मिले और वहाँ पर अपनी लीडरशिप पोजीशन को बढ़ाई जाए, यही इसके पीछे मंशा है। इसको इस शेयर में, अंबुजा में खास करके किस तरह की स्ट्रेटजी करनी चाहिए, शेयर होल्डर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, अगर आप स्वैप रेशियो देखिए तो अगर आपके पास 100 एसीसी के शेयर थे तो आपको 328 अंबुजा सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे और अगर आपके पास 33 शेयर्स थे ओरिएंट के तो आपको 100 अंबुजा के शेयर्स मिलेंगे। तो अगर हम स्वैप रेशियो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो रेशियो है फेयर रेशियो है करंट मार्केट प्राइस पे। इसमें ज़्यादा गेन या लॉस नहीं है। ये 12 महीने का प्रोसेस है जहाँ पर ये पूरा कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा सा कंपनी बनेगा जो सिर्फ सीमेंट ही करेगा। अंबुजा ग्रुप, अदानी ग्रुप में 2-3-4 कंपनीज हैं, एक्विजिशंस हुई हैं। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन ऑफ सीमेंट विद इन अदानी ग्रुप भी है और दूसरा जो है अगर आगे का जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए तो अब यहाँ से जो है इनऑर्गेनिक एक्टिविटी कम दिखती है और मोर ऑर्गेनिक एक्टिविटी दिखती है। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको सेविंग्स होंगी 100 पर मेट्रिक टन का, वो सिनर्जीज आ रहे हैं इसके अंदर। दूसरा है सप्लाई चेन आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सीमेंट में सप्लाई चेन सबसे बड़ा होता है। और चौथा जो है इसमें कि आपको मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिनर्जी है वो भी आ जाएगा। तो अदानी अंबुजा एंड अदानी एसीसी 2 ब्रांड बनेंगे और ये वेरियस मार्केट में जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किस मार्केट में किसका सबसे ज़्यादा होल्ड है। और ओवरऑल ये जो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद 107 मिलियन टन्स का इनका कैपेसिटी हो जाएगा। अंबुजा ने ऑलरेडी कहा है कि 2028 तक वो 150 मिलियन टन के ऊपर ले जाना चाहते हैं पूरी कैपेसिटी को। और इसका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रहेगा वो अल्ट्राटेक रहेगा जो जिसने कहा है कि वो 2027 तक 200 मिलियन टन तक ले जाएगा। तो 2 मेजर सीमेंट कंपनीज रहेंगी हमारे यहाँ पर। एक अल्ट्राटेक होगा 200 मिलियन के आसपास अगले 2-3 साल में और एक अदानी होगा, अदानी अंबुजा होगा जो 150 या 155 मिलियन टन का होगा 228 तक। तो 2 मेजर कंसोलिडेशन है और इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइसिंग पावर आने की उम्मीद है क्योंकि फ्रैगमेंटेड मार्केट में प्राइसिंग घट जाता था। तो ये इन दोनों का, अगर ये दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो इनके बीच में प्राइसिंग जो है कंसोलिडेशन होगा और प्राइसिंग पावर जो है इनको मिलेगी। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीमेंट सेक्टर के लिए। बट ये 12 महीने का प्रोसेस है और इसके 12 महीने के बाद प्रोमोटर्स की स्टेक जो है लगभग अगर मैं देखूं तो 60.9% हो जाता है और अभी 67% है। तो प्रोमोटर्स का भी कंसोलिडेशन पूरा इसके अंदर आ जाता है एक तरह से। और जो अंबुजा को डिस्काउंट मिलता था क्योंकि सब्सिडीज़ काफ़ी थी, एसीसी उसका सब्सिडी था और बाकी कंपनीज बाकियों की सब्सिडी थी, वो डिस्काउंट भी निकल जाता है। तो थोड़ा सा गेन है ये इन अंबुजा के शेयर होल्डर्स के लिए। सजीद सर, गुजरात किडनी का आईपीओ ये खुला हुआ है और पहले दिन हमने देखा कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी तगड़ा रहा और 1.5 गुना भर गया डे 1 पर ही। तो क्या स्ट्रेटजी इसमें रखें? और आज लिस्टिंग होने वाली है केएसएच इंटरनेशनल की, बड़ा मुश्किल से भरा है आईपीओ। ये 83% ही सब्सक्रिप्शन आया, वो तो किसी तरह से इसको सेल थ्रू करना पड़ा। तो जिसने भी अप्लाई किया उसको तो निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा ये। अब लोग पछता भी रहे होंगे क्योंकि हो सकता है कि डिस्काउंटेड लिस्टिंग हो। आप जरा बताइए सर कि क्या करना है इसमें?
देखिए हम इस साल के ऑलमोस्ट अंत में आ गए हैं आईपीओ के लिए। आईपीओ के लिए बहुत अच्छा साल रहा ये। बट ये दो कंपनीज दो अलग कहानियाँ बताती हैं। एक KSH है जो आज लिस्टिंग हो रही है, जो मैग्नेट वायरिंग पे काम करती है, काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इनका आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं था, 0.87 टाइम्स सब्सक्राइब था। अगर हम प्राइसिंग देखें तो 365 to 384 के बीच का प्राइसिंग था। उम्मीद ये है कि ये या तो सेम प्राइस या उससे थोड़ा सा डिस्काउंट में खुलेगा आज, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट उतना कम था। इसमें दूसरा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कम था रिटेल की वजह से और HNI की वजह से थोड़ा सा ये बढ़ा। दूसरा जो आईपीओ है गुजरात किडनी, जहाँ पर अगेन पहले दिन का हम रुझान देखें तो QIB उतने नहीं थे, बट रिटेल 5 टाइम्स था, NI था 2.5 टाइम्स और ओवरऑल जो आईपीओ है 1.54 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी रिटेल और HNI को लेकर ही ये चल रही है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट में अभी कम हो गई हैं। पहले हम देखते थे कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती थी, अब क्योंकि ईयर एंड है तो वो भी कम हो गया है। ICICI Pru के लिस्टिंग के बाद हमने नहीं देखा कि काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आ रहा है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आईपीओ तो सेल थ्रू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गुजरात बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सेंट्रल गुजरात में। इसका ऑपरेशंस है और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत कम है, लास्ट 2 साल का है। तो अगर हम देखें तो रिटेल और HNI के रहते ये इसमें सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। और पूरे ओवरऑल अगर हम इस आईपीओ के बारे में करें तो 41 टाइम्स का इसका वैल्यूएशन आ रहा है करंट ईयर अर्निंग्स में। तो लगभग आई थिंक फेयरली वैल्यूड, स्लाइटली और वैल्यूड भी हो सकता है, माना जा रहा है ये। तो वो एक चीज़ है। पर इन निवेशकों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये गुजरात बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी है, पर इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसी है और आगे जाके ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये रीजनल स्पेसिफिक है आज की डेट में। ये लगभग 250 करोड़ रेस कर रहे हैं और 108 से 114 का प्राइस बैंड है इनका। तो प्राइसिंग पॉइंट की वजह से काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में। बट गेंस कितने होंगे और सस्टेनेबल रहेंगे वो इनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली। तो ये कुछ आईपीओ और आज की लिस्टिंग भी है, उस पर भी आज हमें नज़र रखनी पड़ेगी। शुक्रिया सर, आपने पूरी एनालिसिस कर दी, बाजार से लेकर FIIs के मूवमेंट को लेकर, अंबुजा और फिर आईपीओ को लेकर भी अपना एनालिसिस दर्शकों के साथ शेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार के लिए आज अगर क्यूज़ देखें तो ग्लोबल क्यूज़ अच्छे ही दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों के बाद ज़्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ये भी 60 अंक ऊपर है। अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, पंकज रांदड़ जी हैं और इक्विनॉक्स रिसर्च से पहली बार हमारे साथ हैं आज शो में, और गौरव शर्मा हैं ग्लोब कैपिटल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रदीप हल्दर भी है PSG कैपिटल से। आप तीनों मेहमानों को गुड मॉर्निंग। शुरुआत पंकज जी करेंगे। पंकज जी, कल बाजार की अगर क्लोजिंग देखें तो डे हाई के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी और जो ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी अच्छी रैली दिखी थी। क्या लग रहा है ये रैली आज भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स एंड को पैनलिस्ट। देखिए विश्व मोहन जी, जिस हिसाब से कल निफ्टी ने एक जो मोमेंटम दिया है वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहने की उम्मीदें हैं। लेकिन थोड़ा सा ग्लिच ये रहेगा यहाँ पे कि आज जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते मार्केट के अंदर दोनों तरफ की मूवमेंट जो है वो दिखाई दे सकती है। रीजन बीइंग कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहे हैं उसके चलते सेकंड हाफ में मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर आने की उम्मीद लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी एक 26,300 के एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ एक बार ये जा सकता है फ्यूचर्स के लिहाज से, और वहां पे आकर थोड़ा सा रिविजिट करना होगा और उसके बाद में हम आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। 20,300 एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, फिर वहाँ पर रिविजिट करने की सलाह है। और आज दोनों तरफ के मूव दिखेंगे ऐसा पंकज जी को लगता है, इसलिए सतर्क रहे, सिर्फ एक तरफा तेजी की ही पोजीशन ना बनाएं। अब लेकिन इस बाजार में अगर इंडेक्स पर यह व्यू है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर क्या राय बन रही है? गौरव जी के पास चलते। गौरव बताइए, आज के लिए क्या आइडेंटिफाई किया है आपने? विष्णुमोहन जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी नमस्कार। गुड टू सी यू पंकज जी है।
जिस प्रकार का मूड और माहौल बाजार का बना हुआ है, इशारे तो अच्छे ही मिल रहे हैं। मैं आज उम्मीद करूंगा, कल पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा है बैंकिंग पैक से। अगर आज हमें वहां से पार्टिसिपेशन मिलता है, जिसकी मुझे उम्मीद है, बैंकेक्स अगर यहाँ से 400 के आंकड़ा पार कर जाता है स्पॉट में 59,400 का, तो एक अच्छा एक अपमूव देखने को मिल जाएगा और वो फर्दर निफ्टी इंडेक्स को भी ऊपर की तरफ खींचेगा। देखो, मैंने जो पहला स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। एक छोटा बैंक है, सिटी यूनियन बैंक। एक अच्छा हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था ये शेयर, कल के सत्र में ब्रेकआउट आया, अच्छे लेवल पे क्लोजिंग किया 283, करंट लेवल पे बाइंग की सलाह होगी। 277 का स्टॉप एंड 292 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो मार्केट दिग्गज शेयर है, टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल। एक स्टेलर अपमूव कल के सेशन में हमें देखने को मिला। मैं कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मूव की। 2147 का कल का क्लोजिंग लेवल है, ओपनिंग पे इसे बाय कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 2115 एंड 2220 तक के हम टारगेट्स 2220 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर के अंदर आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। ठीक है, अगले से 2 से 3 सत्र में 2220 के टारगेट होंगे, 2115 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और सिटी यूनियन बैंक के लिए 292 रुपये के टारगेट के साथ आप बाइंग कीजिए। टारगेट और स्टॉप लॉस के जो लेवल हैं आपकी स्क्रीन पर आगे हैं गौरव जी की तरफ से। गौरव जी, प्रदीप जी और पंकज जी, आपका विशेष शुक्रिया, आज आपने हमें समय दिया। आगे से रोज जुड़ा करेंगे आपके साथ। एक काम करते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स अपने बता दीजिए कि आज आप कहां फोकस करने की सलाह देंगे और क्या खरीदने की आप राय देंगे आज। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। और डिस्पाइट ऑफ मार्केट कंडीशंस मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टॉक्स में बुलिश हूं, तो मेरे दोनों जो ट्रेड्स रहेंगे वो बुलिश साइड पे रहेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1430 का भी फिलहाल भाव चल रहा है। 3 दिन पहले एक अच्छी खासी गिरावट दिखी थी, गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, लेकिन पिछले 2 सत्रों से वो गैप भरने की कोशिश की और कल वो इनफैक्ट पूरा गैप भी फिल किया। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 1455 और 1470 के टारगेट्स को मेंटेन करके चलना है। हो सकता है कि इसको 1 या 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन लगे यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में इसको लेकर चलना है। दूसरा जो ट्रेड है अभी एवरग्रीन है, एमसीएक्स के फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़े से फंडामेंटल रीजंस हैं यहाँ पे, जिस तरीके से क्रूड के अंदर, गोल्ड सिल्वर के अंदर कंटिन्यूअस तेजी देखने मिल रही है, तो ये काउंटर अभी लाइमलाइट में है। 10,800 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 10,650 करीब करीब 1.5% के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट जो ऊपर की लेवल पे मुझे लगता है कि 11,100 तक के इंट्राडे में अगर देखने मिले तो कोई सरप्राइज होने की बात नहीं रहेगी। 11,300 बोला पंकज जी आपने एमसीएक्स के लिए टारगेट। 11,100। अच्छा, 11,100 का, ठीक है। एमसीएक्स के लिए 11,100 के टारगेट होंगे, 10,650 के स्टॉप लॉस और बाकी यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए 1455 और 1470 के टारगेट होंगे। 1410 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो 2 + 2 4 4 स्टॉक तेजी वाले मिल गए। माहौल ठीक है तो फिर तेजी वाले ही शेयर आएंगे। प्रदीप बताइए, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन, कहाँ फोकस है आपका? हाय, गुड मॉर्निंग जी अभिषेक जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पैनलिस्ट। पंकज जी को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट डे। सो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे ऑलवेज रिस्क रहता है, तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। देखिए, 2 कॉल मैं आज लेके आया हूँ। कल मैंने फर्स्ट ट्रेड में एक स्टॉक बताया था JWL जुपिटर वैगन्स, कल 20% अपर सर्किट में लॉक हो गया था स्टॉक और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजी अभी भी ये कंटिन्यू होना चाहिए, तो बाय करने का सलाह रहेगा। JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड अभी 310 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि तेजी यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 317, सेकंड टारगेट रहेगा 330। 330 जाने के लिए, 330 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 295 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और सेकंड और एक स्टॉक मैं लेके आया हूँ, 2 दिन पहले मैंने BTST में भी दिया था क्लोजिंग ट्रेड पे। कंपनी का नाम रहेगा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल टाइम हाई पे है, ब्रेकआउट आया है डेली, वीकली, मंथली चार्ट
पे, उसके बाद कंसोलिडेशन भी कंप्लीट है, लगातार हायर हाई मोमेंटम दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। थोड़ा और नीचे आता है तो 4 to 5 रुपीज तो अच्छा रहेगा, आपका रिस्क टू रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। 415 रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट, 435 रहेगा सेकंड टारगेट, एक 364 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, और दोनों ही कॉल में आप 4 से 5 दिन का व्यू बना के चलिए जी। 4 से 5 दिन का व्यू बना के चलिए, और दो बढ़िया स्टॉक और दोनों मोमेंटम वाले स्टॉक हैं। जुपिटर वैगन वैसे तो देखेंगे थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कल बेहतरीन तेजी लौटी है जुपिटर वैगन में, और अब जो टारगेट है 317-330 रुपए के हैं। बाकी एमएनएम फाइनेंशियल थोड़ा सा ट्रेस किया था रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद, और फिर से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आया है शेयर में, और अब 400 रुपये से ऊपर के टारगेट आ रहे हैं इसके लिए प्रदीप की जी की तरफ से। 415, 435 के टारगेट और 364 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है एमएनएम फाइनेंशियल के लिए। एमएनएम फाइनेंशियल की बातचीत हुई तो एक राय जरा ना श्रीराम फाइनेंस पर भी ले लेते हैं, क्योंकि कल फिर से हमने देखा कि फॉलो बाइंग आई है, और सिर्फ बाइंग नहीं आई बल्कि कल फिर से निफ्टी का ये टॉप गेनर रहा शेयर। 3.5% की तेजी। MUFG बैंक जापान का जो बैंक है 20% स्टेक ले रहा है। मैनेजमेंट में भी उनका दखल होगा, 2 सीट उनको मिलेंगी बोर्ड में। राय आपकी गौरव जी श्रीराम फाइनेंस को लेकर, रिकॉर्ड हाइस पर ये भी शेयर है, क्या और चलेगा यहां से? ठीक जी, हाय गुड मॉर्निंग। एक मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दैट वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन श्रीराम फाइनेंस। हम पिछले पूरे साल, लगभग पूरे साल ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाय कराया है, तो उनकी पोजीशन स्टॉक में हो सकती है। अब जिस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है, न्यूज फ्लो भी काफी अच्छा आ चुका है। आई थिंक 950 का आंकड़ा ये मिल ही गया है। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा डिप का वेट करें, 900 के आंकड़े भाव के आसपास मिले देन ओनली हमें फ्रेश एंट्री कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, बिकॉज स्टॉप लॉस काफी दूर बनेगा अब इधर से। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो निवेशक है जिन्होंने लंबी अवधि के लिए, मीडियम या लंबी अवधि के लिए निवेश किया हुआ है, वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें। देयर इज मोर टू गो। ये स्टॉक के अंदर वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ही रीजनेबल हैं। even at these higher levels it is a fair valued stock, therefore hold की सलाह रहेगी मध्यम से लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का अगर नज़रिया है, इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू है, तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ये सलाह गौरव जी की तरफ से दी गई है। चलिए अपने सहयोगी मिताली जैन के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि स्टॉक से न्यूज़ की लिस्ट आज क्या है। मिताली गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज नज़र रखनी चाहिए बाजार खुलने के बाद? जी सबसे पहले अंबुजा सीमेंट्स को रखिएगा। एसीसी ओरिएंट सीमेंट को, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आज काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन की न्यूज़ सामने आई है। एसीसी और ओरिएंट सीमेंट जो है, यहाँ पे दोनों ही कंपनी अंबुजा सीमेंट्स में मर्ज होती हुई नज़र आएगी अमलगमेशन के साथ। और अंबुजा जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करने वाला है। जो शेयर्स ऑलरेडी होल्ड करता है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। स्वैप रेशो की बात करें तो एसीसी 100 एसीसी के शेयर्स पे आपको मिलेंगे 328 अंबुजा शेयर्स, और ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो हर 100 ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स पे आपको 33 अंबुजा के शेयर्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अडानी सीमेंट स्टोरी जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड और एफिशिएंट बनती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स को भी रखिएगा अपने रडार पे, क्योंकि कंपनी ने चेन्नई में 25 एकड़ लैंड का 25 एकड़ लैंड एक्वायर करी है, और इसका जो पोटेंशियल अपसाइड देखा जा रहा है वो है करीबन 5000 करोड़ रुपए। साथ ही कंपनी ने रेमको सीमेंट्स के साथ नॉन कोर एसेट्स भी एक्वायर किए, जिनकी वैल्यू बताई जा रही है 515 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ HFCL की बात करें तो टेलीकॉम और इंफ्रा कंपनी ने QIP जो है वो ओपन कर दिया है, और फंड रेजिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से होने वाली है। फ्लोर प्राइस जो सेट करी गई है वो है 65.84 प्रति शेयर के भाव से। फाइनल इशू प्राइस जो है वो डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, L1 बिडर के रूप में वो डिक्लेयर हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये है 670 करोड़ यानी 670 करोड़ रुपए का। NHAI से प्रोजेक्ट मिला है इन्हें, और प्रोजेक्ट है जोधपुर में 4 लेन एलिवेटेड रोड कंस्ट्रक्शन का, तो इसे भी रखिएगा आज अपने फोकस में। सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव फोकस छाया हुआ है। कंपनी का जो आर्म है सात्विक सोलर, उसे एक ऑर्डर मिला है 486 करोड़ रुपए का, और सोलर PV मॉड्यूल्स सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग फिर से है फोकस में, क्योंकि एक और ऑर्डर इन्हें हाथ लगा है करीबन 330 करोड़ रुपए का। 10 ईयर DBOT कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और टोटल केपेक्स जो इसका बताया गया है ये है 67 करोड़ TMC माइलस्टोन बेस्ड रिइंबर्समेंट होने वाला है।
सांगवी मूवर्स के लिए भी बड़ी खबर है क्योंकि इन्हें एक ऑर्डर फ्लो हाथ लगा है। विंड ईपीएससी बीओपी ऑर्डर्स आज जो डील साइज है वो रहने वाला है करीबन 429 करोड़ रुपए का। कैपेसिटी रहने वाली है 270.6 मेगावाट की और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है वो बताया जा रहा है FY26 से FY28 के बीच में। इसके साथ ही आप ओला इलेक्ट्रिक को भी रखिएगा रडार पे। कंपनी का स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो प्रमोटर्स के वन टाइम शेयर सेल हुए थे वो सारा पैसा डेट रीपे करने के लिए यूज़ होने वाला है और करीबन 3.93% की जो शेयर प्लेज थे उन्हें भी रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अभी प्रमोटर ग्रुप की आप हिस्सेदारी देखें तो कंपनी में करीबन 34.6% के आसपास है, यानी 35% स्टेक अभी भी प्रमोटर ग्रुप जो है वो ओला इलेक्ट्रिक में होल्ड करता है। IIFL फाइनेंस पे भी रखिएगा आज अपना फोकस। बोर्ड ने NCDs का जो इशुएंस है उसे मंजूरी दे दी है। बेस इशू साइज रहने वाला है 200 करोड़ रुपए। ये एक्सपैंडेबल है, 700 करोड़ रुपए तक भी वो NCDs इशू कर सकते हैं और एक सेपरेट परपेचुअल NCD ट्रांच भी यहाँ पे आपको 100 करोड़ तक का इशू होता हुआ नजर आ सकता है। मैन इंडस्ट्रीज भी रखेगा आज अपने फोकस पे क्योंकि कंपनी ने IT डिपार्टमेंट की जो सर्च है वो कंक्लूड कर दी है और बिजनेस ऑपरेशन जो है वो अब यहाँ पे अच्छे से फ्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोफोर्ज भी रखेगा आज अपने फोकस पे क्योंकि कंपनी की जो फंड रेजिंग की मीटिंग है उसके लिए 26 दिसंबर की डेट तय करी गई है जहाँ बोर्ड बैठक होने वाली है। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स जो रखने चाहिए आज अपने फोकस में। क्या मिताली ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए, लेकिन इस सारे स्टॉक्स पर आपको राय दिलवाएंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे तीनों मेहमान पंकज जी, गौरव जी और साथ ही प्रदीप जी आपको इन सारे स्टॉक्स पर राय देंगे कि आपको बाजार खुलने के बाद इन स्टॉक्स पर क्या करना है। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हो और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। इससे पहले मिताली पूरी लिस्ट बता रही थी स्टॉक से न्यूज़ की। हम शुरुआत कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट के साथ ही, क्योंकि ये मर्जर को यहाँ पे मंजूरी शेयर होल्डर्स के लिए तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है जिसमें NCLT और जो कुछ अन्य रेगुलेटर्स हैं उनकी मंजूरी अभी भी लगेगी। उससे पहले ACC और अंबुजा को लेकर क्या करना चाहिए, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए क्या रणनीति हो। गौरव जी आपकी राय चाहिए। ACC और अंबुजा इस पर क्या राय देंगे अभी? विष्णु जी, दोनों ही जो ये सीमेंट मेकर्स हैं, अदानी ग्रुप के हैं पार्ट, इन दोनों की वैल्यूएशन फेयर है। दे आर अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। परफॉर्मेंस वाइज अर्निंग्स फ्रंट पे अच्छा परफॉर्मेंस दोनों का ही चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी इसे वैल्यू नहीं दे रहा है। अब अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे बात करूं अंबुजा सीमेंट के, तो एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रही है। 650 के भाव से गिरता गिरता अभी 550 के भाव पे चल रहा है। मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है। ACC की अब बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव है। एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसका ब्रेकडाउन भी दिया, अभी थोड़ी कोशिश कर रहा है रिवर्सल की। सो दोनों ही शेयर्स के अंदर यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ACC के अंदर एक अपटेक जरूर लग सकता है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ये होल्ड कर पाएगा या नहीं होल्ड पाएगा। अभी लंबी अवधि के निवेशक बने रहे, ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें दोनों ही स्टॉक्स को। ओरिएंट सीमेंट को लेकर क्या राय है? छोटा जवाब है गौरव जी, ये भी दे दीजिए। ओरिएंट सीमेंट का भी तो मर्जर होना है अंबुजा में, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। ओरियन सीमेंट थोड़ा सा मतलब डिफरेंट फॉर्मेशन वाइज है। जब हम इन बड़े शेयर्स की बात करें, ये कंप्लीटली नेगेटिव फॉर्मेशन है। इसके अंदर वीकनेस है, बट जब ये कंपनी एक बड़े ग्रुप के साथ विलय होती है तो डेफिनेटली इसमें जो बेनिफिट होता है वो छोटी कंपनी के पास ही आता दिखाई देता है। तो इस न्यूज के चलते कुछ हमें अपटेक जरूर देखने में मिल सकता है। 170-180 तक का भाव आने की प्रोबेबिलिटी नियर टर्म में भी काफी हाई है। 70-180 तक आने की संभावना आपको ओरियन सीमेंट में लग रही है। चलिए अपने सहयोगी रविंद्र के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आज क्या कह रही है बाजार को लेकर। कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर वो पॉजिटिव या बेरिश रिपोर्ट लेकर आए हैं। रविंद्र बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्ट है आज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज श्रीराम फाइनेंस से, जहाँ पर श्रीराम फाइनेंस को फ्राइडे को जो MUFG के साथ जो डील हुई थी, यहाँ पे आज कुछ ब्रोकरेजेस आई है। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं मॉर्गन स्टैनली से, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 925 का रखा है। सिटी की बात करें तो सिटी ने भी जो अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 870 से बढ़ाकर जो है 1100 का रखा है। और उनका कहना है कि कैपिटल एडिक्वेसी कंपनी की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हायर AUM ग्रोथ को सपोर्ट करता है
बिना नियर टर्म डायल्यूशन रिस्क के। मोतीलाल की भी नोट आई श्रीराम फाइनेंस में, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है बढ़ाकर 1100 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि श्रीराम फाइनेंस जो है उसका श्रीराम फाइनेंस को जो पैट CAGR है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% का रह सकता है ओवर FY 25 to 28। और ROE की बात करें तो वो जो है 3.8 और 13.2% पर रह सकता है FY 27 पर। इसी के साथ साथ दूसरा जो स्टॉक है नायका आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर नायका पे मोतीलाल ओसवाल ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है और न्यूट्रल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है नायका पर 280 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि प्रीमियमाइजेशन, ऑनलाइन पेनिट्रेशन और D2C ट्रेंड नायका के लिए जो एक टेलविन हो सकते हैं, और कंपनी स्ट्रक्चरली ऑफलाइन इनएफिशिएंसी और ऑनलाइन कमोडिटाइजेशन के बीच में जो अच्छी पोजीशन करती है, और फैशन सेगमेंट का जो है FY 26 से 27 तक जो है ब्रेक इवन होने की एक्सपेक्टेशन है। सो इसके चलते जो है नायका आज फोकस में रह सकता है। पाइन लैब की बात करें तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने पाइन लैब पर जो है इनिशिएट किया है कवरेज और इक्वल वेट रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है 260 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि रेवेन्यू का मेन ग्रोथ ड्राइवर जो है एफोर्डेबिलिटी सोल्यूशन और कार्ड इशूइंग और प्रोसेसिंग बिजनेस रहेगा, जहाँ कंपनी मोर देन 50% मार्केट शेयर के साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट जो आज के सेशन में काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर एंटिक ने अपनी बाय रेटिंग जो है अपने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो अनचेंज रखा है 690 पर, जहाँ पे उनका कहना है कि मर्जर से अंबुजा सीमेंट का जो स्ट्रक्चरल सिंप्लीफाई होगा और अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर टन का कॉस्ट सेविंग जो है आने की एक्सपेक्टेशन है। एंटिक का मानना है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग लार्जली वैल्यू न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि मार्केट कंसेंसस FY 26 और 28 के दौरान जो है मीनिंगफुल कॉस्ट सेविंग्स और मार्जिन एक्सपांशन को ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा है। कजारा सेरामिक्स भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर HDFC सिक्योरिटी ने जो अपनी रेड्यूस रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 1160 का रखा है, जहाँ पर HDFC सिक्योरिटी का कहना है कि फंड इन्वॉल्व की है अमाउंट जो कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसमें जो है कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये इंसिडेंट जो है प्रोसेस कंट्रोल में वीकनेस को हाईलाइट करता है, क्योंकि पूरा कैपेक्स इनकर हो चुका था और प्लांट ऑपरेशन होने के बावजूद CFO फंड्स जो है सिपॉन ऑफ कर पाए। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर सेंचुरी प्लाई भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर नोवामा ने नोट निकाली सेंचुरी प्लाई पर, और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस जो है 972 से बढ़ाकर जो है 1028 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी जो है FY 31 तक जो है 12,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर सकती है, जो कि 18% की CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो इसके चलते भी सेंचुरी प्लाई जो आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। ये तमाम जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं ये आज फोकस पर रहेगी, और कुछ रिपोर्ट्स पर आगे हम व्यू भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन जो खबरों वाले शेयर हैं उन पे ज़रा फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रदीप, एक राय जरा आपसे प्रेस्टीज एसेट्स पर चाहिए। कल खबर आई थी कि रामको सीमेंट जो अपने नॉन कोर एसेट्स बेचा उन्होंने, तो इन्होंने ख़रीदा 515 करोड़ रुपए में। चेन्नई में 25 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है, और उससे जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है वो है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की। अब शेयर थोड़ा सा नरम रहा तो है, लेकिन अगर हम कंपनी से तुलना करें, अगर आप बुरा रियल्टी, DLF, लोढ़ा से तुलना करेंगे तो ये शेयर कम गिरा है। प्रेस्टीज को लेकर आपका व्यू में भी हो सकता है कि आज इस खबर के दम पर थोड़ा एक्साइटमेंट शेयर में देखें हम। या अभिषेक जी, देखिए चार्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी है, वीकनेस अभी भी है, तो ये जो फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है अभी भी परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास नहीं है। 1545, 1560 कभी भी आता है, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। लेकिन करंट जोन से हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट यहाँ पे सेंटिमेंट के हिसाब से मोमेंटम दिखे, लेकिन हायर रेंज पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एज ए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास है, डेफिनेटली आप बने रहिए। एंड आज एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फिर भी परफेक्ट बाइंग जोन पे नहीं है। परफेक्ट बाइंग जोन होगा एक बार 1550, 1560 के आसपास आता है, देन आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नीचे आए तो आपके लिए खरीदने की सलाह है प्रेस्टीज के शेयर में। ऑर्डर की कई सारी खबर है। GPT इंफ्रा को ऑर्डर मिला है, सात्विक ग्रीन को ऑर्डर मिला है, एंटनी वेस्ट को ऑर्डर मिला है, इन पर भी राय लेंगे। अच्छा, सांघवी मूवर को भी ऑर्डर मिला है करीब 428 करोड़ का। सांघवी मूवर पर ही राय ले लेते हैं। क्रेन वाली ये कंपनीज हैं, और इसमें अगर हम देखेंगे तो एक्सन कंस्ट्रक्शन है, नौकार कॉरपोरेशन, ये और कुछ इनके लिस्टेड पीयर्स हैं। हालांकि उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन ठीक रहा, और कल तो अक्रॉस द बोर्ड जो क्रेन वाली कंपनीज थी उसमें बाइंग दिखाई दी थी। कल ये ऑलमोस्ट डे हाई पर सांघवी मूवर जाके बंद हुआ है। पंकज जी, राय आपका सांघवी मूवर को लेकर,
क्या और ये मूव करेगा? 5% तो कल चल गया है। जी अभिषेक जी देखिए कल भी चला और परसों भी चला। परसों भी अच्छी खासी इसके अंदर मोमेंटम देखने मिली और कल भी 5% के आसपास ये स्टॉक चलते हुए नजर आया है। सबसे इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में अच्छे खासे इजाफा देखने मिला है। पिछले एवरेज अगर 20 दिन का अगर निकालते हैं तो पिछले 2 दिन के जो वॉल्यूम्स है वो 1.5 गुना से ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम अभी भी संघवी मूवर्स में जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 370 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ला सांघवी मूवर्स को लेकर पंकज जी की तरफ से। पंकज जी, ओला इलेक्ट्रिक पे आपकी राय लेंगे क्योंकि प्रदीप जी और गौरव जी से राय हम पिछले सत्र में ले चुके हैं। आपका नजरिया क्या है? अब जो कंपनी का बयान आया है कि प्रमोटर ने शेयर बेचकर कर्ज अब चुका दिया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोटर ग्रुप की अब जो हिस्सेदारी है 34.6% कंपनी में है। ओला इलेक्ट्रिक में कुछ वैल्यू आपको दिखता है क्या? विश्व मोहन जी देखिए ये जो इन्होंने अभी अपना जो सारा माल बेचा हुआ है पहले 99 करोड़ के आसपास का और कुल मिलाकर 240-250 करोड़ के आसपास की इनकी इक्विटी सेल हुई है। जिस हिसाब से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डायकोटमी है स्टेटमेंट्स में और मुझे लगता है कि ये मार्जिन कॉल के हिसाब से ये स्टॉक इनका बेचा गया है। तो मुझे इस स्टॉक में फिलहाल कोई दमखम नहीं लगता है कि डेफिनेटली कुछ बातें करके वीसी और इंक्रीज की जा सकती है तो 2-3 रुपए तक की मूवमेंट स्टॉक के अंदर आ सकती है। लेकिन लॉन्गर टर्म में जिस हिसाब से अभी तक का प्रदर्शन रहा है और जिस हिसाब से मोडस रहा है कंपनी का काम करने का जो तरीका रहा है जिसके चलते ये बड़ी गिरावट देखने मिली है तो आगे भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो हाथ जल सकते हैं तो कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए इसमें। से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग मूव्स मिल जाए, कुछ ऊपर के मूव्स मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे साफ तौर से दिख रही है जो बिल्ड होने में टाइम लगेगा। आगे का नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा पंकज जी को भी लग रहा है। चलिए एक और स्टॉक्स है उस पर नज़र डालते हैं, कोफोर्ज। प्रदीप जी, अब कोफोर्ज आप हमेशा जब मैं आईटी की बात करता हूँ तो आप कहते हैं कोफोर्ज उसमें पसंद है, दिग्गज के अलावा मिड कैप में भी। और क्या लग रहा है यहाँ पे एक खबर ये भी है कि 26 दिसंबर को फंड जुटाने को लेकर बोर्ड की बैठक है। कल के साथ में तो आईटी सबसे ज्यादा लीडरशिप लिए हुए था, दिग्गज के साथ साथ मिड कैप आईटी भी चल रहे थे। कोफोर्ज यहाँ से क्या लग रहा है आपको? या बिल्कुल विश्व मोहन जी, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कोफोर्स को लेके एंड फंडामेंटल भी देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। लगातार वीकली डेली मंथली चार्ट में भी हायर हाई फॉर्मेशंस है। रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1970 1980 के आसपास, उस रेंज से थोड़ा बहुत नीचे आया था, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। हमें लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग जोन पे है, वैल्यू जोन पे है, फेयर वैल्यूशंस पे है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग करके जाना चाहिए और जिस दिन ये 1970 इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा आपको अगेन 2250 2300 तक रैली आते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी आईटी ओवरऑल देखेंगे, इंडेक्स भी उतना अभी टॉप किया नहीं, तो मुझे लगता है कि 47,000 के आसपास निफ्टी आईटी भी टॉप करेगा नेक्स्ट 6-8 महीने में मैक्सिमम। तो उस टाइम पे कोफोर्स आपको 2250 2300 के आसपास भाव इजीली मिल सकता है। तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 1580 के आसपास मेंटेन कीजिए, 1580 के आसपास एक स्टॉप लॉस, और अगेन आपको एक लॉन्ग यहाँ पे पोजिशन आप बिल्ड करके जा सकते हो। ठीक है ठीक है, ये राय आपके लिए कोफोर्ज के शेयर पर। ग्लेनमार्क को लेकर एक खबर आई है कि एक गंभीर एलर्जी की एक इंजेक्शन एपी ने फ्राइन इंजेक्शन इन्होंने लॉन्च की है। कल हमने तेजी देखी है ग्लेनमार्क के शेयर में करीब 2-2.25% के आसपास की। इस पर राय गौरव जी आपकी, ग्लेनमार्क पर एक राय दे दीजिए। मे बी आज हो सकता है कि कल का जो मूव है उसको कंटिन्यू करे शेयर ये। राइट अभिषेक जी, पिछले लगभग 3 दिन कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर बाइंग आई है। आई थिंक ये प्रीएम्प्टिव बाइंग थी इस खबर के चलते। फॉर्मेशन अभी भी बहुत ही सॉलिड है, क्लियरली सॉर्स ऑफ फॉर्मेशन विजिबल है इसके डेली चार्ट्स पे एंड इवन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है 2100 का भाव पॉसिबल है आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में स्टॉक के अंदर। मार्क को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, एक और कंपनी जो फोकस में आज रहेगी ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, सेंचुरी प्लाई। थोड़ा चला हुआ शेयर है, अगर आप महीने भर में देखेंगे 10% ये चल गया है। तो नुवामा ने बाय की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है 972 से बढ़ाकर कर दिया है 1028। तो कोई टारगेट में तो कोई ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है।
लेकिन आगे के लिए जो उनका प्रोजेक्शन है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि FY31 तक 12,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। 18% CAGR होगा तो हेल्दी ग्रोथ होगी, और प्लाईवुड में लगातार हम देखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ है और मार्केट शेयर में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। सेंचुरी प्लाई को लेकर प्रदीप, आपका व्यू क्या करना चाहिए सेंचुरी प्लाई में? अभिषेक जी, हायर टाइम फ्रेम में ना मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 857 पे भी, ऑलमोस्ट 894 के आसपास भी। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, लेकिन स्टॉक थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रहता है। एंड यहाँ पे आपका अगर व्यू 3 से 4 महीना 6 महीना है तभी आइए, 2 4 दिन 5 दिन का व्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 780 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म अगर आप 8 महीने से 12 15 महीना टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 950 के आसपास आपको टारगेट मिलेंगे। लेकिन मल्टीपल थोड़ा बहुत फेल होता है, ब्रेकआउट प्रॉपर्ली काम नहीं करता है टेक्निकल पैरामीटर्स, तो थोड़ा ध्यान पे आपको एज ए इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सेंचुरी प्लाई के लिए ये व्यू हो गया। इस बीच आप देखिए बेल राइज इंडस्ट्रीज में 6.5% इक्विटी के बड़े सौदे हुए हैं, तो ये आज फोकस में रहेगा ओपनिंग के साथ ही। देखते हैं प्राइस वगैरह क्या है इसका, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन 6.5% का इक्विटी इसमें एक्सचेंज हुई है। एक और कंपनी के बारे में जरा राय चाहिए, और राय पंकज जी आप दीजिए इस पे। वो है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। वैसे तो पैसे बनाए नहीं है, बल्कि नुकसान ही कराए हैं एंटनी वेस्ट ने, अगर आप देखेंगे 6 महीने साल भर या फिर इस साल में तो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले एक हफ्ते में थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंटनी वेस्ट में। इनकी सब्सिडरी को 329 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये स्पेस तो अच्छा है, एक समय था कि हम एंटनी वेस्ट की काफी ज्यादा चर्चा करते थे कि आगे प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। आप जरा बताइए कि चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको, इसमें क्या करना चाहिए सर? अगर हम लोग अभिषेक जी, अगर लॉन्ग टर्म के अगर हम लोग चार्ट्स देख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिली है 700 की रेंज से, और लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं। इक्का दुक्का कहीं वेव्स बनी है, लेकिन वो भी साइडवेज निगेटिव थी। अगर फिलहाल के 3 4 दिन के अगर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है सर, वो है करीब करीब 540 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से विद इन द रेंज खेलना चाहिए 460 से लेके 540 तक की। अगर एक बार ये 540 तोड़ता है, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, अगर ये 540 की रेट अगर तोड़ देगा तो एक बड़ी रैली इस स्टॉक्स के अंदर देखने मिल सकती है। लेकिन अगर आप फिलहाल की कंडीशन देखते हैं तो थोड़ा निगेटिव जा सकता है यहाँ से। तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को लेकर ये राय पंकज जी की तरफ से है। एक स्टॉक जो कल के सत्र में काफ़ी तेज था एज ए सेक्टर में भी, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सेल की। प्रदीप जी क्या राय है? सेल कल 200 DMA के ऊपर भी निकला और 127 के आसपास का 200 DMA है। क्या ये पॉजिटिव ब्रेकआउट के संकेत है? कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर से कंसोलिडेशन के मूड में ही रहेगा? सेल को लेकर क्या राय है? देखिए, मल्टीपल सपोर्ट है चार्ट में 118 के आसपास, उसके बाद हमने देखा रिसेंटली 124 125 के आसपास भी सपोर्ट लिया था। अगेन पुल बैक दिखा रहा है। मुझे लगता है कि डेड कैट बाउंस अभी आया है, क्लियर ब्रेकआउट तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, अभी 130 के आसपास है, लेकिन बने रहने का सलाह होगा स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि इजीली आपको इस पुल बैक में 140 145 के आसपास प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 117 के आसपास मेंटेन करके जाइए कि 117 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हैं। एक और स्टॉक है जो 200 DMA के ऊपर निकला है, एंजल वन का। 2545 के आसपास का 200 DMA है, 2580 के आसपास। कल अच्छी तेजी यहां पर भी बनी थी। पंकज जी क्या रहा है एंजल वन पर, आपकी सलाह क्या है? विश्वमोहन जी, RSI के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिला है। जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिला है, 2570-75 की रेंज चल रही है। कल के सत्र के अंदर एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है, और वॉल्यूम अच्छे खासे है। फिलहाल अगर देखते हैं तो 20 DMA के नीचे, स्लाइटली नीचे ये काउंटर क्लोज हुआ है। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 2580 के ऊपर आज दिन में ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है और सस्टेन हो जाती है, तो मुझे लगता है कि 2640 और 2700 रुपए तक की रेंज विद इन अ वीक हम लोगों को विटनेस हो सकती है सर। ओके, तो
की लेवल्स को देखना ज़रूरी है। अगर वो उसके ऊपर बना रहेगा तो डेफिनेटली 2640 और 2700 ये लेवल्स भी आपको एंजल वन में दिख सकते हैं। चलिए आप तीनों मेहमान बने रहिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अब मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे और प्री ओपनिंग ट्रेड की तरफ भी बढ़ेंगे। चलो स्वागत है आपके ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार हमारे साथ हैं। तो आज बाजार में हैट्रिक लगने की पूरी उम्मीद है। ग्लोबल संकेत हैं आज बेहतर और एशियाई मार्केट में भी हम चौतरफा आज तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। खबरें भी ठीक ठाक हैं। हालांकि ये थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है, क्रिसमस का हफ्ता है, लोग छुट्टियों पर भी जाते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि वॉल्यूम कम रहे गोइंग फॉरवर्ड इस वीक में। परसों तो खैर छुट्टी होगी। अमेरिका से कल जो क्यूज आएंगे वहां पर आधे दिन का ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। हमारे साथ हैं पंकज रांदड़ हैं, इसके अलावा गौरव शर्मा हैं, प्रदीप हल्दर भी हैं PhD कैपिटल से। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा व्यू लेते हैं और बनाते हैं लोगों की हम स्ट्रैटेजी। एक राय प्रदीप आपसे जरा ना मेटल पर चाहिए, क्योंकि मेटल में हिंदुस्तान जिंक तो लगातार आपके डार पर रहा है। कुछ और स्टॉक बताइए, क्योंकि निफ्टी मेटल इंडेक्स ने निफ्टी को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है और कई सारे स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर जा रहे हैं। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, ये तो कल नए हाइस पर थे। आज कहां पर नजर होनी चाहिए? देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और इसमें से एक स्टॉक है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। अभी 290 के आसपास का क्लोजिंग आया है। बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। डेली, वीकली, मंथली, ऑल टाइम फ्रेम में इसमें ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी आपको यहाँ से और भी 20 to 25% मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि 325, 335 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो करेंट जोन से भी बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप 278, 275 के आसपास मेंटेन करके जाइए और नैल्को में लॉन्ग पोजीशन आप बिल्ड कीजिए। बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न है। इनफैक्ट ऐसे चार्ट में आप नेक्स्ट 6-8 महीना पूरा लॉन्ग बन के रह सकते हो। तो फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा नैल्को को करेंट जोन से। करने की सलाह है नैल्को में और 6 से 8 महीने में यहां से आपको और तेजी दिखाई दे सकती है। देखिए, काफी टाइम के बाद हो रहा है कि मतलब मेटल को लेकर ना थोड़े से ना बड़े टाइम फ्रेम की बातचीत हो रही है। अदरवाइज क्या था ना कि इसमें टेक्निकल कॉल से निकल के आती थी सिर्फ। तो नैल्को आप अपने रडार पर रखिए, 300 के ऊपर की तैयारी आप कर लीजिए। जीपीटी इंफ्रा, प्रदीप जी, क्या आप ये ट्रैक करते हैं कंपनी? क्या कभी आपने इसको ट्रैक किया है? 2023 के बाद जो एक्चुअल जो मूव शुरू हुआ ना शेयर में, ये 2023 के बाद शुरू हुआ और अब 100 रुपए के ऊपर है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी लेवल से। NHI से 670 करोड़ रुपए का इनको प्रोजेक्ट मिला है और जोधपुर में 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। जीपीटी इंफ्रा में भी आज थोड़ी हम तेजी देखें। क्या राय होगी आपकी? राइड करनी चाहिए? अभिषेक जी, देखिए, आपने सही बोला कि 2023 के बाद रैली आया था। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ मोर देन 500% रैली हुआ। लेकिन ऊपर से अभी रिसेंटली देखेंगे थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ है। टॉप से ऑलमोस्ट मोर देन 50% करेक्शन स्टॉक्स में हुआ था। अभी धीमे धीमे थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है, लेकिन चार्ट में अभी भी एक क्लियर कट कुछ भी पुल बैक या तो बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। आज सेंटीमेंट के आधार पे थोड़ा बहुत चल सकता है स्टॉक्स, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे, अवॉइड करके रखेंगे तो ही बहुत बढ़िया होगा। स्टॉक 135, 130 के ऊपर मुझे लगता है कि एक बार सस्टेन करता है तो देन हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अभी भी जिस तरीके का नीचे आ रहा है लगातार 100 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आज का मूव को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए क्योंकि डेड कैट बाउंस होगा ओनली। 100 रुपए के लेवल पर आप नजर रखिए जीपीटी इंफ्रा में, और आज अगर तेजी आती है तो भी उसको लेकर ज्यादा बुलिश होना नहीं है। डेड कैट बाउंस मतलब कि मरी हुई बिल्ली को आप उछालिए, अगर फर्श पर पटकिए जितनी उछलेगी वो वाला आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक्टिविटी आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। चांदी आप देखिए 2,16,000 रुपए के आसपास के प्राइसेस, 2,15,952 और 3,100 रुपए की तेजी और आ गई चांदी में। लगातार नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड चांदी में बन रहे हैं और ये साल तो कमाल रहा है। 140% के रिटर्न्स चांदी ने कमा के दिए हैं इस साल में और ये लगातार तेजी जारी है सिल्वर में। आगे इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग चंदन जी, आपके स्टॉक्स और इंडेक्स को लेकर आपका व्यू आज के लिए।
जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, बाज़ार में पिछले 3 दिनों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इंडेक्स ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और 25,700 से पिछले 3 दिनों में 26,180 तक का रिकवरी देखने को मिला। तो लगभग 450 पॉइंट की रिकवरी के बाद मार्केट में बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम यदि टेक्निकल सेटअप की बात करें तो आरएसआई में एक फॉलिंग स्लोप था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो में सर्ज देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद में एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो नीचे के लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। तो कहने के अंडरटोन बुलिश है, बट विक्स 10 के नीचे उसकी वजह से बड़े मोमेंटम नहीं आ रहे। तो बायस तो पॉजिटिव रहेगा जब तक 26,000 का लेवल होल्ड करता है। इंडेक्स ऊपर में 26,325 26,500 तक के टारगेट को छूते हुए नजर आएगा। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने इस पूरे साल आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, भले ही पिछले 7-8 दिनों में रेंज बाउंड बायस देखने को मिला है, बट ओवरऑल जब तक बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर होल्ड हो रहा है, ऊपर में 59,800 से लेके 60,114 जो इसके ऑल टाइम हाई है वहां तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक वाइज हम बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा मारुति पे। आप देखोगे निफ्टी ऑटो में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए। रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में देखें तो ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ है और मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग था, बट अब जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बन रहा है और निफ्टी ऑटो ने अपने की मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, अब इस सेक्टर में मोमेंटम बनना चाहिए। इसके लिए मारुति पे यहाँ पे रडार है और मारुति में नया ब्रेकआउट यहाँ पे बनना चाहिए। 16,300 के सपोर्ट से 17,200 तक के टारगेट के लिए मारुति पे खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर है वो रहेगा लॉरस लैब। सिलेक्टिव फार्मा काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है और लॉरस लैब में लगभग 25-30 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे 1040 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है। डेटा सेटअप की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है और पुट राइटिंग के तथ्य यहाँ पे देखे जा रहे हैं और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो 1045 के सपोर्ट से लॉरस लैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी और ये काउंटर ऊपर में 1110 तक के टारगेट साधता हुआ नजर आना चाहिए। लॉरस लैब 1110 के टारगेट के लिए और साथ ही मारुति जहां पर 17,200 के ऊपर के टारगेट आप यहां से देख रहे हैं। एक राय लॉयड मेटल्स पे लेते, कल के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी और पूरा रीरेट होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक और ये पूरा ग्रुप भी। लॉयड मेटल्स को लेकर गौरव जी क्या राय है? 200 डीएमए के ऊपर भी है ये स्टॉक, क्या यहाँ से और तेजी दिख रही है आपको? एब्सोल्युटली विष्णु मोहन जी, बहुत ही शानदार फॉर्मेशन नजर आ रही है। बॉटम से रिवर्सल के क्लियर संकेत हैं। 1352 के अराउंड कल की क्लोजिंग थी। अपने शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के कंफ्लुएंस जोन को सक्सेसफुली ब्रीच किया है। अभी आगे मुझे एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1450-75 के इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 1300 रुपए का मेंटेन करना चाहिए और इसे एक पोजिशनल बेसिस के लिए इसमें एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है 1450 के टारगेट्स के लिए। अनंत राज में भी कल अच्छी मूवमेंट थी और ये स्टॉक भी 200 डीएमए के ऊपर निकला था। अनंत राज को लेकर एक राय, पंकज जी आपकी राय क्या है? जी डेफिनेटली विश्व मोहन जी, बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड के ऊपर ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे एक यन स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है, मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर मोमेंटम अभी और कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम लोग इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखें तो 580 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं 550 के स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये राय है यहाँ पे अनंत राज को लेकर। सीडीएसएल में भी मूवमेंट अब धीरे धीरे यहाँ पे बन रहा है। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था दायरे में था, लेकिन कल ये 200 डीएमए के ऊपर निकला था। प्रदीप जी क्या राय है सीडीएसएल को लेकर? या विश्व मोहन जी, चार्ट में मल्टीपल टाइम सपोर्ट है और 1430 और 1450 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अभी 1518 1520 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक करेक्शंस, अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। बिल्कुल बने रहिए जिनके पास एटलीस्ट 3-6 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि स्टॉक्स आपको यहाँ से 1700 के ऊपर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। प्रोमिनेंट स्टॉक है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड। सीडीएसएल बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया है लोगों को। बने रहिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। चलिए देखते हैं कि सीडीएसएल में किस तरीके का मूव रहता है, क्योंकि हाल फिलहाल एमसीएक्स, सीडीएसएल जैसे काउंटर्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आज भी बाजार में देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि ब्रॉडर मार्केट से किस तरीके का पार्टिसिपेशन आता है, क्योंकि कल हमने देखा था कि कई सारे छोटे मझोले सेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और उसी खेमे में से एक बार जीएमआर पावर एंड इंफ्रा की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स हाल फिलहाल जो है हमने डिस्कस किया, पर जीएमआर पावर एंड इंफ्रा का कहना है कि उन्होंने 2700 करोड़ की अपनी डेट रीफाइनेंसिंग जो है की है, और इसको लेकर जो उनका कुल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अब 72 से 75 करोड़ से कम होता हुआ दिखेगा। तो जीएमआर पावर एंड इंफ्रा यहाँ पे 115 के लेवल्स आप फिलहाल देख सकते हैं। पर गौरव जी, क्या राय रखते हैं आप जीएमआर पावर और इंफ्रा? हाय मॉर्निंग सृष्टि। जीएमआर पावर टेक्निकल फ्रंट पे तो बिल्कुल ही साइडवेज ट्रेड कर रहा है, एक लंबा अरसा हो गया है। लिस्टलेस लैकलस्टर ट्रेडिंग है। द रेंज इज 105 ऑन द डाउन साइड, हायर साइड पे देखें 130-35 का है। अभी लगभग मिडिल ऑफ द रेंज में 115 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम का वेट करना चाहिए। 118-120 के आसपास का अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो एक अपमूव के लिए हम टारगेट कर सकते हैं 130-135 तक के लिए। उस टाइम पे 114-15 का एक स्टॉप लगाएं, लेकिन अभी फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है, बट टेक्निकल सेटअप इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिलहाल आप इसको अवॉइड करके ही चलें। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न स्टॉक्स। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी अशेषा के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अशेषा, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न काउंटर्स? बिल्कुल सृष्टि, गुड मॉर्निंग। तो 9 के नवरत्न स्टॉक्स में सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की, जहां पर एसीसी और ओरिएंट सीमेंट को अंबुजा सीमेंट के साथ अमेलगमेट मर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर निकल कर आई है, शेयर स्वैप अग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो एसीसी में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। उनके शेयर होल्डर्स को ना कोई नुकसान है और ना कोई फ़ायदा है, लेकिन ओरिएंट सीमेंट के शेयर होल्डर्स को करीब 9 से 10% का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट्स की। 25 एकड़ की ज़मीन उन्होंने खरीदी है, जिसका अधिग्रहण उन्होंने किया है, और उनका मानना है कि 5000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आता हुआ नजर आ सकता है। HFCL उन्होंने QIP खोली है 65.84 रुपीज़ प्रति शेयर के रेट पर ये QIP कंपनी ने खोला है। HFCL की हम बात कर रहे हैं, तो फंड रेजिंग प्लान्स के चलते यहाँ पर HFCL में एक्शन नज़र आ सकता है। लॉयड्स एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज कर सेपरेट लिस्ट करने का प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। 1.5% तक की तेजी प्री ओपन में ऑलरेडी इस स्टॉक में नजर आई है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को 670 करोड़ के कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। स्टॉक 10% की तेजी के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। सात्विक ग्रीन एनर्जी 490 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। सोलार PV मॉड्यूल्स के लिए सात्विक ग्रीन एनर्जी को ये ऑर्डर मिला है। एंथनी वेस्ट 330 करोड़ का ऑर्डर, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, तो एंथनी वेस्ट भी 5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। 2 ब्रोकरेज कॉल्स पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले नायका, जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। 280 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसी के साथ पाइन लैब्स पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज है आज का हमारा। इक्वल वेट की रेटिंग के साथ 260 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। 1.5% की तेज़ी इस स्टॉक में नजर आई है। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, लेकिन ये 9 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में नजर आएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शीशा, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए, कई सारे काउंटर्स हैं जिन पे हमने ऑलरेडी चर्चा की, और साथ ही आज काफ़ी ब्रॉडर मार्केट्स के कई सारे स्टॉक्स हैं। हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई है उनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने की उम्मीद है। पर इस बीच पूर्वांकरा के लिए खबर के बैंगलोर में 53 एकड़ की ज़मीन जो है कंपनी खरीदती हुई नज़र आई है। इससे जुड़ी और डिटेल्स का वेट भी करेंगे कि क्या कुछ और डिटेल्स इससे निकल कर आती हैं। बट जी हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पूर्वांकरा पर भी आज के सत्र में नज़र ज़रूर रखते हैं। बट इसी के साथ साथ आप देखिए, कहीं ना कहीं आज IT स्पेस में से कोफोर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज बोर्ड मीट तो है 26 तारीख को, बट अब फंड क्यों जुटा रही है कंपनी, इससे इनकी बैलेंस शीट पे किस तरीके का असर पड़ेगा, इसको लेकर जो है सर्टेनिटी आना बाकी है। और आज बोर्ड मीट के चलते ग्रैन्यूल्स पर नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी फंड जुटाने की जो है कंपनी की बैठक है। प्रमोटर किस तरीके से ग्रैन्यूल्स
ग्रेन्यूल्स की आज बोर्ड की बैठक है और अगर यहाँ पर प्रमोटर पार्टिसिपेट करता है या नहीं वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर चंदन, क्योंकि आप थोड़ा फार्मा स्पेस हाल फिलहाल ट्रैक कर ही रहे हैं, एक बार ग्रैन्यूल्स पे भी अपना टेक्निकल व्यू दीजिए, कौन से लेवल्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 600 के ऊपर आज स्टॉक प्री ओपन में निकलता हुआ दिख रहा है। जी सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फार्मा काउंटर पे फोकस है और हमने अभी लोरस लैब की बात की और ग्रेन्यूल्स भी काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है। ग्रेन्यूल्स की आप बात करें तो यहाँ पे डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस है, मल्टीपल वीक्स के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखे जा रहे हैं और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे पिछले कुछ दिनों में पिकअप बन रहे हैं। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। 590 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 630 तक के एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, 630 की टारगेट होंगे ग्रेन्यूल्स के लिए। बाजार खुलने में 3 मिनट का समय है। एक और शेयर पर जरा व्यू ले लेते हैं और वो शेयर है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में कल हमने देखा कि लगातार सेकेंड डे उसमें सेलिंग आई। 12,500 से रिकवर करने की शेयर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिकवरी फिर से फेल होती नजर आ रही है। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने कहा है कि आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट नॉर्म्स को लेकर अभी अनिश्चितताएं हैं और उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट उनका 11,500 का है डिक्सन टेक के लिए। डिक्सन टेक, गौरव जी आपका व्यू, क्या ये और फिसलेगा या फिर आपको लगता है कि फिर से इसमें एक बाइंग के लिए मौका बन सकता है? अभिषेक जी, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए डिक्सन के साथ। सपोर्ट जोन के नजदीक आ गया है शेयर, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर एक आध दिन के अंदर हो सकता है यहाँ से बाउंस ले जाए और अगर ब्रेकडाउन आता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए क्लियरली स्टॉक को अवॉइड कर लेना चाहिए। सो जो सपोर्ट जोन, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो द लेवल इज 12,750, तो बिल्कुल उस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, 12,750 पर आप नजर रखिए। लेकिन आईडीबीआई बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार इसकी विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाएगी। सरकार 15 दिन के अंदर बोली लगाने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, निश्चित तौर पर एक बड़ा अपडेट बताइए, क्या जानकारी है? देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसको लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर इसके लिए फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो इनवाइट किए जा सकते हैं। सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट पर जिसका गठन हुआ है, उसने जो बिड स्ट्रक्चर है, जो बिड डॉक्यूमेंट्स है उस पर उसको मंजूर कर लिया है। इनफैक्ट ये जो गवर्नमेंट पैनल है जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करती हैं, उसने अपनी क्लियरेंस दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब फाइनेंशियल बिड्स जल्द ही इनवाइट किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो शॉर्ट लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही साथ जो फिट एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है जो कि आरबीआई की तरफ से करना होता है, उसकी मंजूरी भी आरबीआई से मिल गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दीपम ने पहले ही जो शॉर्ट लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनकी जो ड्यू डिलिजेंस है वो कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब ये है कि जो बिड इनवाइट करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पर है और जल्द ही अगले 15 दिन के अंदर इसको इनवाइट किया जा सकता है, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। करीब 4 एंटिटी इस रेस में हैं जो कि आईडीबीआई बैंक को एक्वायर कर सकती हैं, जिसमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप कंटेंडर्स के तौर पे मानी जा रही हैं। ठीक है प्रकाश, एक अपडेट इस आईडीबीआई बैंक को लेकर। बहुत शुक्रिया। अब इसमें देखिए फ्लोट ही कम है, सरकार की हिस्सेदारी करीब 45% है, एलआईसी के पास 49% है, पब्लिक के पास कितना बचता है 4-5%। अब देखते हैं कि अब इसको लेकर नई जानकारी कब आती है आगे। फिलहाल शुरुआत हुई है पॉजिटिव बाजार की और लेवल्स आपके स्क्रीन पर। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से जो तस्वीर मिल रही थी उस तर्ज पर शुरुआत बनी हुई है, क्योंकि निफ्टी आपको सपाट दिखाई देगा और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है फिलहाल करीब 40 अंकों के आसपास की। सेंसेक्स भी सपाट 12-15 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। तो बाजार की एक सधी हुई हरे निशान के साथ शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन क्या बाजार 2 दिन की बढ़िया तेजी के बाद आज ठिठकेगा, आज एक रेंज में जाएगा, ये प्रश्न है। प्रेशर कहां से बन रहा है? प्रेशर वहीं से बन रहा है जहां से कल सपोर्ट आया था, क्योंकि आईटी शेयर कल चले थे, आईटी शेयर आज गिर रहे हैं। टीसीएस कमजोर है, इन्फोसिस कमजोर है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचसीएल टेक में भी कमजोरी दिख रही है। बैंकिंग में कल आईसीसी बैंक से सपोर्ट मिला था, आज आईसीसी बैंक में थोड़ा थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। ये कुछ शेयर है जहां पर बाजार में आज हम थोड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं।
बीएल में करीब करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है और निफ्टी आ गया है लाल निशान में, निफ्टी बैंक भी आ गया है लाल निशान में। तो शुरुआती तेजी हो गई है हवा, माहौल बढ़िया था, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव थे, लेकिन एक जो हम चिंता जता रहे थे कि क्या एफआईज की जो बिकवाली है ये बाजार को परेशान करेगी। जी हाँ, 3 दिन की खरीदारी के बाद सेल का फिगर आया था और थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हम बाजार में देख तो रहे हैं सेंटिमेंट के लिहाज से ही। मे भी हो सकता है कि थोड़ा लोअर लेवल से बाउंस बैक बाजार करे, लेकिन हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग आपको शुरुआत में दिखाई देगी। सपोर्ट कहाँ से? एलएनटी करीब 0.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो तेजी है ऑटो में आयशर थोड़ा सा ऊपर है, मारुति सुजुकी नए हाइस पर है, चंदन जी की आज पिक भी है ये, तो वहाँ पर आपको आज गेंस मिलेंगे। इंटरग्लोब में तेजी दिखाई देगी, लेकिन एकमात्र शेयर निफ्टी का जहां पर 1% की गेंस है वो है कोल इंडिया। बाकी सारे के सारे शेयर 0.5% या उससे कम की बढ़त पर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अंबुजा सीमेंट में 3% का उछाल, ये जो खबर आई है ओरिएंट सीमेंट को लेकर उसके मर्जर वाली, अंबुजा में आप देखिए बढ़िया तेजी आज आपको दिखाई देगी, करीब 3% के आसपास की। चोला इन्वेस्टमेंट करीब 5% ऊपर है। एनएमडीसी में 1% का फर्दर गेन है। बायोकॉन 400 रुपये के आसपास के भाव थे, थोड़ी बहुत तेजी है बायोकॉन में और आ रही है। और गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस, क्योंकि गोल्ड नए हाइस पर है, मुथूट फाइनेंस में आपको थोड़ी बहुत बाइंग आपको दिखाई देगी और ये 0.5% के आसपास की गेंस हैं मुथूट फाइनेंस में शुरुआत में। गेल, लॉरस लैब, कुछ और शेयर हैं जहां पर तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक दोनों फिलहाल लाल निशान में बने हुए हैं। निफ्टी बैंक देखते हैं कि प्रेशर कहां से आ रहा है, क्योंकि आप देखिए आईसीसी बैंक नीचे है और बंधन बैंक भी नीचे है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये 3 शेयर नीचे हैं, बावजूद 9 शेयर ऊपर हैं। फिर भी आपको निफ्टी बैंक में सिर्फ जो गेंस दिखेंगे 10 अंकों के दिखाई देंगे, क्योंकि बाकी सारे शेयर सपाट हैं। एचडीएफसी बैंक सपाट है 990 रुपये के आसपास, एसबीआई 975 का भाव, हल्की सी तेजी यहाँ पर है। तो कुछ खास एक्साइटमेंट बिल्ड हो नहीं रही है, देखते हैं कि कितनी रौनक आती है। लेकिन अगर आप इंडाइसिस को देखेंगे तो आज जो सबसे जो कमज़ोर है जो सेक्टर वो है निफ्टी आईटी, 1% ये नीचे आपको नज़र आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आ रही है। एफएमसीजी वाले शेयर भी थोड़े नीचे हैं। बाइंग कहाँ पर है? मेटल का जो अप मूव है लगातार जारी है अपने रिकॉर्ड हाई से। अब 1% के आसपास की दूरी निफ्टी मेटल इंडेक्स में रह गई है। 10,700 का इंडेक्स हो गया। पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग आ रही है और सरकारी बैंकों में हल्की फुल्की बाइंग है। ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग है, फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग है। तो ये है बाजार की स्थिति। बाजार थोड़ा सा ना लैकलस्टर नजर आ रहा है शुरुआत में। स्टॉक स्पेसिफिक जरा एक्शन चेक कर लेते हैं कि वो कहां पर नजर आ रहा है आज के सत्र में। तो चोला इन्वेस्टमेंट करीब 5% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 3% ऊपर, पीसीबीएल 2% ऊपर, एमएनएम फाइनेंशियल 400 रुपये के ऊपर। आज ये कॉल भी थी हमारे एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर की, 2% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 2% की तेजी है। राइट्स, रेलवे वाले शेयर चल रहे हैं। जेके सीमेंट में भी हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है ठीक ठाक, 1-1.5% के आसपास की बाइंग जेके सीमेंट के शेयर में दिखाई देगी। कौन से शेयर नरम है? कोफोर्ज में कमजोरी करीब 5% की। एनएससी 500 का टॉप लूजर ये है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट थोड़ा सा नरम है, आईटी में नरमी है। तो ये कुछ स्टॉक्स नरम है। अच्छा, एसीसी आपको नरम दिखाई देगा, 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट आपको एसीसी के शेयर में दिखाई देगी। कजारिया सेरेमिक्स करीब 1.5% नीचे, ओरेकल फाइनेंशियल 1% नीचे। डिफेंस वाले शेयर में गार्डन रीच में थोड़ी नरमी आपको दिखाई देगी। तो मिला जुला आज सत्र है, कोई बड़ा एक्शन शुरुआत में नहीं है और बाजार दिशा की तलाश में है। निफ्टी बैंक थोड़ा रिकवर कर रहा है, 40 अंकों की 50 अंकों की तेजी है, लेकिन निफ्टी है लाल निशान में। सीधे चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और जानते हैं आपके लिए शानदार ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए, बाजार की शुरुआत तो धीमी जरूर लग रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मौके हैं। तो चलिए अपने मेहमानों से ले लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स उनके क्या है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करेंगे, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? जी विश्वमोहन जी, देखिए टाइटन के अंदर काफी बढ़िया ट्रैक्शन लग रहा है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने मिला है 3950 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो है वो 3920 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 4010 4050 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इंट्राडे में। ओके, 4010 4050 ये टारगेट ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए गए हैं। टाइटन को लेकर यहाँ पर ये राय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आप बताइए गौरव जी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? विष्णु जी, मुझे कोल इंडिया के शेयर काफी इंप्रेसिव लग रहा है।
एक अच्छा साइडवेज तो नहीं कहूंगा, लैकलस्टर मूव के बाद आज बहुत ही शानदार एक ओपनिंग दी है इसने। अपना 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, ब्रेकआउट नजर आ रहा है डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन से। 393 के अराउंड है, बाय की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 388 का, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर 405 और 410 के करीब के पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बेसिस पे 405 410 का टारगेट, 388 का स्टॉप लॉस, कोल इंडिया खरीदारी की राय। चंदन जी, आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? बिल्कुल मेरा फोकस रहेगा मेटल एंड माइनिंग काउंटर पे, और पिछले कुछ दिनों से हम बार बार हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, इन सब के बारे में सजेशन दे रहे हैं। और आज मेरा ट्रेडिंग पिक कर रहेगा एनएमडीसी। आप देखोगे लगभग 60-62 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो मल्टीपल बैरियर था 78, 79, आज डिसाइसिवली पार हुआ है। उसके साथ में अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बड़े ट्रिगर देखने चाहिए, क्योंकि 80 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है और 80 की कॉल में पुट राइटिंग हो रही है। और पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम है, बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह है। 78 का सपोर्ट रहेगा, 85 तक के टारगेट एनएमडीसी में बनने चाहिए। पूरी मेटल माइनिंग थीम पे हमारा भरोसा है, एनएमडीसी प्रेफर्ड पिक रहेगा। और इनफैक्ट सीजनलिटी इंडेक्स की हम बात करें तो दिसंबर के महीने में पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार मेटल इंडेक्स पॉजिटिव रहा है, तो आई थिंक ये सीजनलिटी इफेक्ट भी यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा। तो सेक्टर के साथ में गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल का मोमेंटम पूरे मेटल माइनिंग थीम को चमकाता हुआ नजर आएगा। मेटल की चमक का फायदा एनएमडीसी में ज्यादा अब यहां से दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद, सीजनल इम्पैक्ट भी, और साथ साथ आपको यहां से लग रहा है कि पोजिशनली ये 85 के पार भी जाने की संभावना है। 78 का यहां पे स्टॉप लॉस रखें। तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग तेजस जी, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी पहली पिक है एचपीसीएल लिमिटेड। स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा था, पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन है। तो एचपीसीएल में एक हल्की सी गिरावट में खरीदारी करिए। 472 475 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 460। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 490 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 505 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऑटो क्षेत्र से है, अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है और ऑल टाइम हाई के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है काउंटर में, और हल्का सा ओवरबॉट है, तो हल्की सी डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में 170 का स्टॉप लॉस लगा है इसमें, और पहला लक्ष्य रहेगा 184 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 190 का। 84 190 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब है, और साथ ही एचपीसीएल जहां 460 का स्टॉप लॉस और 505 का टारगेट आप दे रहे हैं। आप बताइए प्रदीप जी, आपकी राय क्या है? ओपनिंग ट्रेड्स आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? सर करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्टिंग देखा है, और मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है जितने भी स्टॉक्स न्यू लिस्टिंग होता है अपना आईपीओ डे उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ऐसे स्टॉक पे एब नॉर्मल मूव आता है। टाटा कैपिटल में अभी जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। इसमें पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 355, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 370 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। 325 ऑलमोस्ट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 4 से 5 दिन का व्यू रखिए, और इसमें बहुत एक तेजी आज भी आप ले सकते हो। कहीं पे भी आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन 4 से 5 दिन का व्यू रखेंगे तो मुझे लगता है कि 365-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है टाटा कैपिटल। ऑल राइट, तो चलिए टाटा कैपिटल कई समय बाद जो है यहाँ पर एक कॉल आती हुई दिखी, और लिस्टिंग के बाद जो है पहली बार जो है एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पर 355 और 370 के टारगेट्स ध्यान में ज़रूर रखते हैं। बट देखिए मार्केट्स जो है कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में, और निफ्टी बैंक जो है अभी फ़िलहाल हरे निशान में ट्रेड ज़रूर कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कोल इंडिया था, यहाँ पर 2% की तेज़ी है, और जिस तरीके की चाल आप देखिए कच्चे तेल में आई है, ओवरनाइट भी 2% की तेज़ी थी। इससे ओएनजीसी को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार चंदन आपका क्विक टेक, ओएनजीसी कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी पिछले लगभग 8-9 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बना रहा था। इस काउंटर में सस्टेन सेलिंग प्रेशर था, और उसके चलते 258 से ये 228 तक का एक करेक्टिव मूव दिखाया। बट अब अच्छी बात यह है कि एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है, और 3 दिनों से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली है। मेजर ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, बट इतना गिरने के बाद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होता है एक छोटे से बाउंस के लिए। तो रोल रिवर्सल
और ट्रेंड रिवर्सल जैसे काउंटर यहाँ सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट चीज यह है कि पहले भी इन्हीं लेवल पे रेस्पेक्ट देके टर्न लिया था और अभी इन लेवल पे वापस आ रहा है, तो हल्का सा बाउंस है, अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा। एज ऑफ नाउ 230 के आसपास का सपोर्ट है, एक बार के लिए 245 तक का बाउंस बन सकता है। चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र ONGC पर। देखिए पिछले 52 वीक्स में हमारे डायरेक्टर साहब भी दिखा रहे हैं कि बहुत ही रेंज बाउंड ये स्टॉक दिखा है, बट आज के सत्र में जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव 245 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो देखते हैं कि ONGC पर किस तरीके का एक्शन रहता है। बट कोफोर्ज की बात भी हम कर रहे थे, हमने ओपनिंग के पहले भी जो है एक बार अपने एक्सपर्ट की राय ली थी, बट कोफोर्ज में देखिए खुलते ही 5% की आप गिरावट देखेंगे। वजह यही है कि जो इनकी बोर्ड मीट है, जहां पर कंपनी ने बोला है कि अब फंड जुटाने पर 26 तारीख को इनकी बैठक होगी। अब यही माना जा रहा है कि अगर इतना कंपनी फंड जुटा रही है तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर भी जो है इसका असर पड़ते हुए दिखेगा, और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं वो फिलहाल क्लियर नहीं है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि आमतौर पर फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव ली जाती है, बट इस बार कोफोर्ज पे काफ़ी बड़ा नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक खुलने के बाद एकाएक 5% का यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है और कोई भी रिकवरी नहीं है निचले स्तरों से। एक बार तेजस आप अपना व्यू दीजिए कोफोर्ज पे, क्या लगता है आपको थोड़ी और गिरावट हावी हो सकती है? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि एग्जैक्टली इसने डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप कह लीजिए 2000 से, फिर इसने एक बार यू टर्न लिया है और अब तो 1800 के भी नीचे जा चुका है। डेफिनेटली यहाँ से गिरावट और हावी हो सकती है। स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है, और डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट सेल ऑफ आया था वो एक 3 ब्लैक क्रॉस का था, और उसके बाद हल्का सा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और आज फिर से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 1715 1720 के करीबन जा सकता है। वहां पे स्टॉक का 200 दिन का मेजर सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से 2 से 3% की गिरावट आ सकती है स्टॉक में। ठीक है, 2 से 3% की गिरावट और कोफोर्ज में आ सकती है। 5% की नरमी ऑलरेडी हम देख रहे हैं। और मार्केट शुरुआत में ना देखिए एक रेंज में है, 20-25 अंक नीचे निफ्टी है, 20-25 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है। तो यही कहानी है। लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है और जहां पर खबरें हैं वहां पर भरपूर एक्शन है। अल्टीमेटली देखिए बाजार में ना स्टॉक्स में जो रिएक्शन आता है उनके बिजनेस के दम पर ही आता है। तो जहां पर भी आप ऑर्डर की खबर देखेंगे वहां पर शेयरों में तेज उछाल है। आप देखिए एंटनी वेस्ट हैंडलिंग ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनको ऑर्डर मिला, ये शेयर चला है करीब 7% ऊपर आपको दिखाई देगा। सांघवी मूवर्स में हम देख रहे हैं कि करीब 5-5.5% का उछाल है। बेलराइज इंडस्ट्रीज में एक हमने ब्लॉक डील देखी थी और बेलराइज इंडस्ट्रीज फिलहाल आपको 10% ऊपर ये नजर आएगा। तो ये कुछ है शुरुआत के बजर्स, आगे इन पर हम चर्चा भी करेंगे। जीपीटी इंफ्रा में भी ऑर्डर की खबर थी। जीपीटी इंफ्रा आप देखेंगे कि करीब करीब 5% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। अपोलो माइक्रो में हम थोड़ी सस्टेन बाइंग देख रहे हैं, डिफेंस वाली कंपनी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये सारे की सारी स्मॉल कैप्स हैं और इनमें आपको एक्शन दिखाई देगा। आप इसमें ओरिएंट सीमेंट को भी जोड़ लीजिए। ओरिएंट सीमेंट मतलब कितनी 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अब इसका अंबुजा में इसका विलय होने जा रहा है, स्वैप रेशियो वगैरह आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि ओरिएंट सीमेंट में 6% की तेजी, हालांकि बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट में तो लगभग इसके प्राइसेस गिर के आधे हो गए हैं ओरिएंट सीमेंट के। एक राय जरा ओरिएंट सीमेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अब कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, मर्जर हो जाएगा इसका अंबुजा के साथ। ओरिएंट सीमेंट, चंदन जी क्या करना चाहिए रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं ओरिएंट के? बिल्कुल, देखिए ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे थे। काफी वीकनेस पिछले लगभग 9-10 महीने में देखने को मिली है। लगभग 360 से काउंटर 150 हो चुका है, यानी कि मोर देन 50% का करेक्टिव मूव आ चुका है और लगभग वाईटीडी बेसिस पे 50% का एक कट देखने को मिला है। जरूर आज वॉल्यूम के साथ रिकवरी है, बट एज ऑफ नाउ तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच मोड रहे। ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए फॉलो अप आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जिनके पास पोजीशन है, स्विंग प्ले करना चाहते हैं, एक बड़ी रेंज को ध्यान रखें। 164 सपोर्ट है, 180 हर्डल है, बट एज ऑफ नाउ अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा। इस रेंज को ध्यान रख के आप कामकाज कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंट सीमेंट को लेकर ये व्यू हो गया। पंकज जी, जैसे जैसे बजट को हम अप्रोच कर रहे हैं, अब लगभग 1 महीना और कुछ दिन बजट पेश होने में रह गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले स्टॉक्स में और जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं थोड़ा हरकत हो रही है।
आज आप देखिए इरकॉन करीब 4% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राइट्स में तेजी है, डिफेंस में BEML आज फिर से चल रहा है। रेलवे डिफेंस में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें कम से कम महीने भर का टाइम फ्रेम लेके अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करे तो पैसे बन जाएंगे? जी बिल्कुल अभिषेक जी, कायर एफसी के ऊपर ध्यान है, और जिस हिसाब से जो स्क्रीनर्स अभी रन हो रहे हैं उसी हिसाब से भी अगर देख रहे हैं तो डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स ही रडार पर आ रहे हैं कम्प्लीटली। तो IRFC के ऊपर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। कैश के अंदर जो है करीब करीब 118 का भाव यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। 3 दिन पहले का जो लो है इसका 110 रुपए 93 पैसे का, तो 110 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 145 160 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। काफी टाइम से रेलवे जो है वो अंडरडॉग रहा हुआ है, चला नहीं है इतना खास। इक्का दुक्का दिन कभी चल गया तो चल गया, लेकिन जिस हिसाब से आज प्रोमिनेंट मुंह दिखा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों के अंदर डिफेंस और रेलवेज के अंदर अच्छी खासी बाइंग जनरेट हो सकती है। ठीक है, 145 और 160 के टारगेट होंगे IRFC के लिए। 110 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मेटल शेयर बिल्कुल हम चूक नहीं सकते, और मेटल में मूव भी इतने शानदार आ रहे हैं कि नज़र चली ही जाती है। राय इस पर आपसे चाहिए तेजस भाई। हिंदुस्तान कॉपर क्या गजब का मूव आया है, महीने भर में 30%, 6 महीने में 60%, और ये साल पूरा मेटल्स के नाम रहा है। हिंदुस्तान कॉपर पर जरा राय दीजिए कि और कितनी तेजी आप देख रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई पर तो है, यहां से कितनी तेजी, और इसके अलावा कोई अगर मेटल शेयर आपके रडार पर आ रहा हो तो वही बताइए सर। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है, और एक रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाई बना है। डेली चार्ट 415 का एक माइनर हर्डल है। मुझे लग रहा है ये 415 का लेवल अगर डिसिसिवली पार करता है तो 445 से लेके 450 तक भी स्टॉक जा सकता है। दूसरा जो मुझे स्टॉक पसंद है थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो है लॉयड मेटल। लॉयड मेटल में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया, और पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक मिनी ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट पे डबल बॉटम का। तो ये स्टॉक में एक पोजिशनल अप्रोच लेके खरीदारी की जा सकती है। 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1500 तक भी जा सकता है। लॉयड मेटल्स को लेकर ये राय वापस से आपके पास आ गई है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हम पिछले कुछ सत्रों से देख रहे थे, यहाँ पर लगातार दबाव था, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। चंदन जी बताइए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आज की शॉर्ट कवरिंग पे भरोसा करे, खरीदारी करनी चाहिए क्या? देखिए, चोलाफिन थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर है। 3 दिन 4 दिन बड़ा शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था, नीचे में 1550 से आज वापस रिकवरी देखने को मिला है, तो काफी टफ रहेगा ऐसे काउंटर को ट्रेड करना, क्योंकि ऊपर के लेवल पे सस्टेन सप्लाई है। बढ़िया जिस हिसाब से मूवमेंट आया है, आप यहाँ पे 1630 के लेवल को ध्यान रख सकते हो एज एन इमीडिएट सपोर्ट। ऊपर में स्विंग आता है तो 1720 तक की स्विंग बननी चाहिए। DFC AMC ये भी दबाव में दिख रहा था कल, आज यहाँ पर भी शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। पंकज जी क्या राय है HDFC AMC को लेकर? जी विश्वमोहन जी, एक सेकंड। और जी डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहा है, लेकिन 2700 के आसपास यहाँ पर 4.5 से 5 लाख के कॉल राइटर्स यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है कि अगर ये 2700 की लेवल क्रॉस करेगा तो ही इसके अंदर तेजी करनी चाहिए, या तो फिर 2700 के आसपास आकर ये रेजिस्ट हो सकता है, वहां से गिरावट परसिस्ट हो सकती है। तो कंडीशनल बाय करते हैं यहाँ पे। 2705 के ऊपर अगर जाएगा तो मेरी तरफ से इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसके कारण कॉल राइटर्स जो है वो कंप्लीटली गिरफ्त में आ जाएंगे, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 2730 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। 2730 तक के भी भाव आपको लग रहे हैं HDFC AMC को लेकर। एक और स्टॉक है जहां पर आज शॉर्ट कवर होते हुए देख रहे हैं, ऑयल इंडिया में। यहां पर भी 2% की तेजी है। तेजस जी क्या राय है ऑयल इंडिया को लेकर? ऑयल इंडिया की बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक ने हल्का सा कंसोलिडेशन देके स्ट्रेंथ दिखाई है, बट मुझे लग रहा है अभी भी स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में 422 से लेके 425 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अनलेस ये लेवल पार नहीं होता, मुझे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो 422 425 के करीबन निकल जाना चाहिए।
ऑयल इंडिया को लेकर है, लेकिन चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ खबर है और वो खबर सृष्टि के पास है। समझते हैं सृष्टि से। चोला इन्वेस्टमेंट में जिस तरह के मूव दिख रहे हैं, शॉर्ट कवर की हम बात भी कर रहे थे, आपको एक तो राय एक्सपर्ट से ले ली है हमने, लेकिन खबर क्या है इसके पीछे? तो देखिए विश्वा जी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे एक एजेंसी ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि कहीं ना कहीं प्रमोटर से रिलेटेड कुछ गड़बड़ियां हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से लेकर गड़बड़ियां हैं। बट अभी कुछ ही मिनटों पहले जो है, अगर हम एक्सचेंजेस पे भी देखेंगे तो मैनेजमेंट की तरफ से और कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। कंपनी ने अपने कई सारे पैरामीटर्स पर एक 3 पेज का क्लैरिफिकेशन दिया है, जहां पर वो सबसे पहले बता रहे हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 15,000 करोड़ के इनके कैश और बैंक बैलेंस रिजर्व्स है। जो इनका पूरा AUM है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब कई सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर भी जो है सोशल मीडिया एजेंसी है, प्लेटफॉर्म है, उसने कई सारे जो है एलिगेशंस लगाए थे कि कैसे सारी चीज़ें ठीक तरीके से डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। उस पर कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया है वो तमाम पैरामीटर्स जहां पर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बेहतर कैसे कर रही है कंपनी, या फिर ऑलरेडी जो पॉलिसीज वो अपनाती है उस पर उन्होंने सफाई दी है। और एक और जो पॉइंट है वो ये उठाया गया था कि जो उनके ऑडिटर्स हैं और जो उनके प्रमोटर्स हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा फीस दी जा रही है। इस पे आज सुबह एक ब्रोकरेज नोट भी आया था IIFL का, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि जो भी उनको फीस दी जाती है, चाहे वो उनके ऑडिटर्स हों या प्रमोटर्स हों, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हैं। अब आप इसे देखेंगे कि ये सारी जितने भी एलिगेशंस हैं वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा केन्स टेक्नोलॉजीज़ वो भी एक ऐसा स्टॉक था। बीते महीने ही हमने देखा है कि केन्स टेक में किस तरीके से कुछ ऐसे ही एलिगेशंस के चलते, हालांकि उन एलिगेशंस के जो पैरामीटर्स थे वो एनुअल रिपोर्ट से कुछ पॉइंट्स निकाले गए थे। कंपनी ने भी सफाई दी कि हमारे डिस्क्लोजर्स और बेहतर होने चाहिए, और ये भी बताया कि कंसोलिडेटेड डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बेहतर हैं। बट उसके बाद भी देखिए स्टॉक में किस तरीके का रिएक्शन था। अब चोला इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा की इनकी हिस्ट्री है, और यहाँ पर कंपनी ने क्लैरिफाई किया है और मार्केट्स ने भी देखिए इसको फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से लिया है। जब ये पूरा सोशल मीडिया पे मामला चल रहा था उसके बाद भी कुछ इतनी नर्वसनेस नहीं थी, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही थी। बट सुबह जब IIFL का नोट आया और साथ ही साथ जो अब क्लैरिफिकेशन आया, कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। और प्रमोटर ग्रुप, जैसा कि हम जानते हैं मुरुगप्पा ग्रुप है, लगभग 5% से ज़्यादा का उछाल चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में हम फिलहाल देख रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर कि क्यों जो है हम फिलहाल आज इस तरीके का मूव देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए बाजार लगभग सपाट है, पर 5 से 6% का मूव आप फिलहाल इस काउंटर में देखेंगे। चंदन ने इस पर ऑलरेडी राय दे दी है, चलिए देखते हैं किस तरीके से स्टॉक आगे रिएक्ट करता है। बट इसी के साथ साथ सीमेंट काउंटर्स में भी लगातार एक्शन है। हमने चर्चा की ही कि कैसे अंबुजा सीमेंट्स और साथ ही अन्य सीमेंट काउंटर्स थोड़ा बहुत मूव दिखा रहे हैं। बट फार्मा स्पेस से भी आप अपनी नज़र नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि फार्मा में देखिए लॉरस लैब की हमने चर्चा की, ग्रैन्यूल्स की चर्चा की, पर ग्लेनमार्क ये भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और आज सुबह भी इनके लिए एक पॉजिटिव खबर ज़रूर आई है। एक बार तेजस, ग्लेनमार्क पे आपका व्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2000 के ऊपर निकला था, तो शायद हमने इसको डिस्कस भी किया था, बट फिर से 1% का मूव दिखा रहा है। कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो क्लियरली एक अच्छा खासा बेस बना के ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और लगातार ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 3 दिनों से एक 3 वाइट शोल्डर्स का भी पैटर्न बना है ऑन अ डेली चार्ट। मुझे लग रहा है ये तेजी जो है बरकरार रहेगी, और यहाँ से स्टॉक 2155 2160 तक जाता है, और अगर ये लेवल सरपास होगा 2155 और 2160 का, तो 2280 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखे ग्लेनमार्क में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 1950। ऑलराइट, तो चलिए ग्लेनमार्क पे रखेंगे नज़र। बट इस बीच देखिए IT काउंटर्स में लगातार पिटाई हो रही है। हमने कोफोर्ज की चर्चा की, देखिए वहाँ तो एक खबर थी, इन्फोसिस का ADR कल 5% नीचे था, और कल की 2-2.5% की तेज़ी के बाद पूरी तरीके से मूव जो है फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। एक बार चंदन, आपका क्विक टेक यहाँ पर, क्योंकि कल के लो को ब्रेक करके निकला है इन्फोसिस नीचे, कैसे देख रहे हैं आप इसको इन्फोसिस? बिल्कुल, देखिए IT काउंटर की आप बात कर रही है तो IT काउंटर में नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, बट मोमेंटम वापस मिसिंग है।
कहीं ना कहीं थीम है वो मेटल माइनिंग के साथ चल रही है, या कुछ हेवीवेट्स काउंटर होल्ड कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल चल रहे हैं। निफ्टी आईटी की आप बड़े लेवल पे बात करो तो निफ्टी आईटी ने भी 4 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम बनाया, बट आज वापस एक मुना वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर ज्यादा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू हेवीवेट्स काउंटर। सो इन्फोसिस मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाए। कोई भी डिक्लाइन 1630 की तरफ आता है तो खरीदारी की सलाह देंगे 1700 तक के लक्ष्य को साधने के लिए। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर ये व्यू हो गया। निफ्टी करीब 30 अंक नीचे। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि जो 50 अंकों की जो तेजी थी वो 50 अंकों की नरमी में तब्दील होती हुई आपको नजर आएगी। और ये आईटी और कुछ कुछ जो दिग्गज शेयर हैं, भारतीय एयरटेल हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, उनसे बाजार पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग में दो शेयर आज थोड़े थोड़े चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक है 52 वीक हाई पर और 285 रुपये के भाव हो गए हैं। आईडीबीआई बैंक, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और जो बैंक्स हैं उनमें बाइंग आ रही है। डीसीबी बैंक में भी बाइंग है। तेजस जी, आज जरा बताएंगे कि कहां पर मूव बन सकते हैं अगर किसी को बैंकिंग में ट्रेड लेना हो तो? देखिए, छोटे बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सेटअप काफी अच्छा है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली अभी 83 के ऊपर, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है इसमें हल्की सी गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। 83 हाफ विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 80। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है और 90 तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में। और सिटी यूनियन बैंक का भी चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है तो डिप में खरीदारी करिए और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको 270 का और लक्ष्य रहेगा 300-310 का। ठीक है, 300-310 के टारगेट के लिए सिटी यूनियन बैंक 270 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। राय पंकज जी, आप जरा डिक्सन पर दीजिए। डिक्सन जहां से चला सारी की सारी तेजी, मतलब एक लेग की जो रिकवरी आ रही थी वो फिर से सारी फिजर आउट हो गई। 12,500 रुपये पर फिर से आ गया डिक्सन टेक। आज गिरावट और बढ़ रही इसमें। डिक्सन टेक अभी और टूटेगा और क्या यहां से भी किसी को अगर शॉर्ट करना हो कर सकता है या फिर शॉर्ट के लिए अवॉइड करे? डेफिनेटली शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवर में नहीं है। यहाँ पे आरएसआई करीब करीब 30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो ओवरसोल्ड जोन में है। मुझे लगता है कि एक जो प्राइस एक्शन का जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली थोड़ा सा निगेटिव है यहाँ पे, लेकिन बेचने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। जब तक ये इसका जो बेस अभी रिसेंट 5-6 दिन पहले इसने बनाया वो करीब करीब 12,130 का, अगर ये तोड़ता है तो उसके बाद में एक फ्रेश सेलिंग जो है इसके अंदर परसिस्ट हो सकती है। उसके पहले यहाँ पे सेल नहीं करना है। दो काउंटर इज लुकिंग वीक। काउंटर वीक दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर डिक्सन टेक का। चंदन जी, एक राय जरा आप वरुण बेवरेजेस के शेयर पर दीजिए। कल एक खबर आई थी कि अफ्रीका में उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, ट्विजा करके कंपनी थी, और हमने देखा था कि 400-450 के रेंज में शेयर गिर के गया था। वहां से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये रिकवरी बहुत टिकाऊ लग नहीं रही है। अब तो एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। वरुण बेवरेजेस क्या करें? किसी के पास अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, क्या यहाँ से निकल के कहीं और विकल्प तलाशने चाहिए? बिल्कुल, यदि देखिए शॉर्ट टर्म पोजीशन लिया है शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तो बिल्कुल निकल के कहीं और शिफ्ट होने की सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। नीचे के लेवल से जरूर बाइंग आती है बट फॉलो अप नहीं बनते हैं। ओवरऑल मैं पिछले लगभग 6-7 महीने के प्राइस बिहेवियर की बात करूं तो 420-430 नीचे में सपोर्ट का काम करता है और 500 के ऊपर जाते जाते मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो या तो कहीं ना कहीं 515-20 के ऊपर होल्ड करें तब जाके नया ब्रेकआउट की बात करें, अदरवाइज ये जो रेंज है नीचे में 430 और ऊपर 500, इसी को आप प्ले कर सकते हो। तो नीचे के लेवल से स्विंग आइए, मुनावसली कर सकते हो विद द व्यू की वापस डिक्लाइन पे आप खरीदने के मौके ढूंढ सकते हो। आज आईटी पे काफ़ी दबाव है। कोफोर्ज पे हमने चर्चा की, इसके अलावा आप देखिए ओरेकल, एफएस देखिए, इसके अलावा इन्फोसिस देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी दबाव है। नए शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं यहाँ पर। एक राय पंकज जी आपकी चाहेंगे इन स्टॉक्स पे, आईटी को लेकर यहाँ से जो आज की जो गिरावट दिख रही है, कुछ पसंद आ रहा है क्या खरीदारी के लिए? अभी दूर रहे हैं जी विश्व मोहन जी, खरीदारी के लिए नहीं लेकिन डेफिनेटली बेचने के लिए स्टॉक जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पूरे स्पेस के अंदर सारे के सारे काउंटर्स जो है वो निगेटिव
ट्रेड कर रहे हैं। कोफोर्ज सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहा है। अगर हम लोग खरीदारी की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रैक्शन जो है एम्फेसिस के अंदर देखने मिल रही है, बट खरीदारी आईटी के अंदर फिलहाल थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कहीं मौका दिखता है तो वहां पर हम लोग शॉर्ट्स के जरिए पोजीशंस बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये ट्रेडिंग राय यहाँ पर ये आ रही कि अभी अवॉइड करें, और आज यहाँ पे शॉर्ट्स भी बिल्ड होते दिख रहे हैं। कल की बड़ी तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली भी यहाँ पर देखने को मिल रही। तो ट्रेडिंग में यहाँ पे शॉर्ट्स के ही मौके ढूंढने की राय पंकज जी की तरफ से है। कुछ और स्टॉक्स, भारत फोर्ज भी आज दबाव में है, नायका पर भी आज दबाव दिख रहा है, यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रहे हैं। चंदन जी, इन दोनों स्टॉक्स को लेकर क्या राय है? भारत फोर्ज को लेकर और नायका को लेकर क्या राय बन रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम भारत फोर्ज की बात करें तो भारत फोर्ज में नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। इनफैक्ट सिलेक्टिव डिफेंस रिलेटेड काउंटर में भी बाइंग इंटरेस्ट बना है, बट ओनली कंसर्न है कि ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाते। 1460 आज से लगभग 23-24 दिन पहले नवंबर के एंड में टेस्ट हुआ था, नहीं होल्ड कर पाया, 1375 हुआ, वापस उन्हीं लेवल के आसपास आ रहा है। तो 1460 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। तो ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, बट बाय ऑन डिक्लाइन पक्का यहाँ पे बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ 1400 से 1460 रेंज है। 1460 निकलता है तो अग्रेसिव स्टेंस बनेगा 1550 के टारगेट के लिए। नायका की यदि आप बात करते हो तो नायका में मोमेंटम नहीं है, रेंज बाउंड बायस रहेगा, फॉलो अप एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। कहने की 240 से 260 के इस बड़े दायरे को हमें प्ले करना पड़ेगा नायका। तो ये सलाह नायका और भारत फोर्ज को लेकर आपकी तरफ से आ रही है। आज एक और काउंटर है जहां पर दबाव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यस बैंक में भी दबाव है। यस बैंक को लेकर क्या राय बन रही पंकज जी? हालांकि ये काफ़ी समय से कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है। कुछ क्या राय बन रही है यहाँ पर? ट्रेड अगर किसी को करना है तो यस बैंक से दूर रहे या करना चाहिए ट्रेड? सर, मैं आमतौर पर इस स्टॉक पर कभी राय देता भी नहीं हूँ, और मुझे इन स्टॉक्स में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज जिस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पर देखने मिलते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे, और जो भी होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास में ज्यादा होने के कारण इसके अंदर मुझे लगता है कि ऊपरी रेंज जो है 23-24 के आसपास नजर आती है, और लोअर लेवल पे इसमें 15-16 तक के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑल टाइम अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए यस बैंक फिलहाल आपको इन स्तरों पर अवॉइड करना है, ये राय आती हुई। बट कहीं ना कहीं अन्य सीमेंट काउंटर्स में भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। आज अल्ट्राटेक सीमेंट में भी लगभग आप देखिए 1% की तेज़ी है। ONGC की हमने बात की थी, लगभग 0.8% की तेज़ी थी, अब वो 1.1%। धीरे धीरे करके ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, तो इस पर भी आप नज़र ज़रूर रखिए। पर ओवरऑल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेलवे काउंटर्स में जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। IRCTC को देख लीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है, और साथ ही IRFC यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक आप लगभग 2.5% का मूव आप IRFC के स्टॉक में आज आप देख सकते हैं। एक बार तेजस, आपकी राय IRFC पे कैसे देख रहे हैं आप इसे? अच्छा, शायद तेजस हमारे साथ नहीं है। एक बार पंकज, आपका व्यू IRFC कैसे देख रहे हैं आप इसे? सृष्टि जी, रिसेंटली मैंने अभी इसके ऊपर इसी चैनल के ऊपर व्यू दिया हुआ है, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभिषेक जी ने पूछा हुआ था, तो 145 से लेके 160 तक के टारगेट्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 110 अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखते हैं तो एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है 128-130 के रेंज यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस वुड रिमेन सेम 110 जगह पर। ठीक है, आपका व्यू हमने नोट किया है। 145 के यहाँ पर आप टारगेट सुझा रहे हैं, पर धीरे धीरे करके देखिए मार्केट की जो गिरावट है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है अब लगभग 70 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है, और निफ्टी 50 भी अब 26,130 के लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहा है। और एकाएक खुलने के बाद ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरे निशान में स्टॉक या फिर मार्केट नहीं ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं कि निचले स्तरों से कोई रिकवरी आती है या नहीं। बट आरती इंडस्ट्रीज, हम लगातार ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके के से केमिकल काउंटर्स में अच्छा एक्शन है। अब देखिए, अब बजट की तैयारी करना हम शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में आमतौर पे जितने फर्टिलाइज़र काउंटर्स हैं, जितने रेलवे काउंटर्स हैं, इनमें एक मोमेंटम हम ऑलरेडी देखते हैं। डिफेंस में भी अब देखिए धीरे धीरे करके एक्शन लौट रहा है। तो वो सेक्टर्स जहाँ पर बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आने की अच्छी उम्मीद रहती है, उनमें जोश है। आरती इंडस्ट्रीज ने कल भी एक अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि उनको एक लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए एक ग्लोबल कंपनी से ऑर्डर मिला है।
एक बार आपकी राय यहाँ पर चंदन, कैसे देख रहे हैं आप आरती इंडस्ट्रीज को? 3% का इंट्राडे मूव हमने आज देखा है। बिल्कुल, देखिए आरती इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 2 वीक से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि पिछले 4-5 साल से काउंटर अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अच्छी बात यह है कि अप्रैल में 345 के बॉटम बने थे और इस बार 345 के सेम बॉटम को रीटेस्ट हुए हैं। तो मेजर सपोर्ट्स यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, इसके चलते रिकवरी बननी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे हायर बेस बन रहे हैं लगभग 378 के आसपास, उसके चलते एक बार के लिए 400 तक के स्विंग देखे जा सकते हैं आरती इंडस्ट्री। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज में आज अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं 3% की। 400 तक के स्विंग्स आ सकते हैं इस शेयर में। चलिए कुछ और स्टॉक जरा समझेंगे, क्योंकि बाजार तो रेंज में है, तो स्टॉक में क्या हो रहा है वो उसके भरोसे आज के सत्र में रहना पड़ेगा। लेकिन जान लेते हैं कि ऑप्शंस में कमाई कहां पर होगी, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या ट्रेड बन रहा है? देखिए, आज के सत्र में हमने बीएससी लिमिटेड को चुना है। यहाँ पर कल के सेशंस में हमें एक ब्रेक थ्रू मिला था और आज भी जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर दिखाई दे रहा है। तो बीएससी लिमिटेड में हमें 2750 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि अभी हमें 60 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा, 60 to 65 के आसपास। और इसमें हमें निचले स्तर पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 40 रुपीज के आसपास का, और जो अपसाइड के टारगेट है वो भी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 110 रुपीज के। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 7500 का, और जो रिवॉर्ड है अगर टारगेट अचीव होते हैं तो वो आ रहा है 15,000 रुपीज का। ठीक है, बीएससी 2750 वाली कॉल खरीदनी है 65 रुपीज के भाव पर। लक्ष्य 110, स्टॉप लॉस 50। थोड़ा सा समय कम रह गया जरूर इसमें, लेकिन ठीक है, ये टारगेट जो होगा 110 का, स्टॉप लॉस 150 का, इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। अधिकतम मुनाफा इसमें 15,000 रुपये प्रति लॉट और अधिकतम नुकसान 7,500 रुपये प्रति लॉट। बीएससी थोड़ा सा नरम है, और लेकिन यहाँ से तेजी की उम्मीद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशंस में बैक टू बैक बाइंग देखी है बीएससी में। फिलहाल 2750 रुपये के आसपास की प्राइसेस हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी सुझाने के लिए। इस बीच एलएनटी को लेकर खबर आ रही है कि बीपीसीएल से 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के रेंज में ऑर्डर मिला है। एलएनटी के लिए नॉर्मल है ये, उनको जो ऑर्डर मिलते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि 5,000 करोड़ से कम के ऑर्डर तो शायद ही कभी आप फ्लैश होते हुए देखेंगे। टोटल ऑर्डर साइज अगर हम देखेंगे तो लगभग वो 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी हो गई है। और ये हाइड्रोकार्बन ऑन शोर कारोबार के लिए ऑर्डर मिला है बीपीसीएल से। अब इनकी ऑर्डर में तो आधे ऑर्डर तो इनके विदेशों से आते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट से आते हैं, और हम देख रहे हैं कि अपने 52 वीक हाइस के आसपास एलएनटी टिका हुआ है और बिल्कुल इंडेक्स की रफ्तार से चला हुआ शेयर है एलएनटी का। एक राय इस पर जरा जरूर ले लेते हैं। पंकज जी, आपका व्यू एलएनटी को लेकर, क्या एलएनटी यहाँ से और चल जाएगा? जी बिल्कुल अभिषेक जी, जिस हिसाब से इसकी आज की प्राइस एक्शन है, ओवरऑल ये काउंटर काफी स्ट्रांग नजर आता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी काफी अट्रैक्टिव है। एक ऊपरी रेंज की जो बात करते हैं हम लोग, 4115 की रेंज है, अगर वो तोड़ता है तो एक कंटिन्यूअस बाइंग भी यहाँ पे देखने मिल सकती है। कहीं भी डिप मिलता है ये काउंटर के अंदर तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड जो है वो हमेशा मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर करता हूँ रेगुलर इंटरवल्स में। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, और फिलहाल की कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से भी काफी बढ़िया स्टॉक लग रहा है। 4115 के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। 4115 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट, तो ट्रेड करना हो या फिर निवेश करना हो, एलएनटी ऑल टाइम फेवरेट हमारे एक्सपर्ट्स का भी। एक राय चंदन जी आपसे ना, जेके टायर के शेयर पर चाहिए, क्योंकि हम देखें कि टायर स्टॉक्स में मोमेंटम धीरे धीरे लौट चुका है और जेके टायर ने उनको लीड किया है। अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो ये शेयर हो गया है डबल, अब 500 रुपए के ऊपर भी निकल गया है। 2.5% की अच्छी तेजी। जेके टायर क्या और दौड़ेगा चंदन जी, या फिर इतनी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए?
नहीं, मेरे हिसाब से मोमेंटम बनेगा और इनफैक्ट 2-3 दिन पहले जब हम आपके साथ चर्चा की थी, हेवीवेट्स में कोई मूवमेंट नहीं था, तो हमने इन्हीं मिड कैप काउंटर्स, नॉन एफएन वाले काउंटर्स को पिक किया था। उसमें जेके टायर एक हमारा प्रेफर्ड पिक था। तो 3 दिन का जो ब्रेकआउट है अभी भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि ये टायर की मजबूती है वो काफी दमदार रहनी चाहिए। ऑलरेडी इस साल लगभग 30% के आसपास के मूव बने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू यदि बात करते हो तो 480 के सपोर्ट से 555 तक के टारगेट बनने चाहिए। इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो 492 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 522 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो काफी अच्छा सेटअप है, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। देखिए ऑटो एंड्स ये एक सेक्टर है जहां पे हम पॉजिटिव है और मेटल एक काउंटर है जिसमें हम पॉजिटिव रहे, चाहे हिंदुस्तान जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, आशापुरा माइंस की बात करें, तो बिल्कुल जेके टायर जैसे काउंटर पे फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप चाहे सीजनलिटी डेटा देखो या फिर एस्ट्रो को कंबाइन मिक्स करो, मेटल से रिलेटेड सारे काउंटर मोमेंटम दिखा रहे हैं और वो मोमेंटम बरकरार रहेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेटल की बात करें या मेटल से रिलेटेड आप ऑटो एंड्स की बात करें। जी ठीक है चंदन जी, सॉलिड कन्विक्शन है और तर्कों के साथ ये कन्विक्शन है मेटल और ऑटो को लेकर। जेके टायर के लिए 522 का टारगेट होगा, 492 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा ये 555 480 ये थोड़ा पोजीशन हो गया। शॉर्ट टर्म देखेंगे तो 492 का स्टॉप लॉस होगा और 522 रुपए का टारगेट होगा जेके टायर के लिए। चंदन जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम शेयरों पर हमारे दर्शकों को गाइड किया और कमाई करने में आपने मदद की। चलिए बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लिस्टिंग भी होने वाली है, लिस्टिंग्स पर नजर रहेगी और इसके अलावा कमोडिटीज मार्केट और बाजार का बिग व्यू हम समझेंगे मार्केट के मारती से। आप में जाएगा नहीं।